तो मेरी अमीर गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ रहने के लिए गरीब होने का नाटक किया। उसका मकसद ये देखना था कि क्या मैं उसके पैसे का लालच रखता हूँ, लेकिन उसकी आखिरी टेस्ट थी मेरे सारे पैसे खर्च कर देना। तो वो 100 युआन जो मैंने दादी की जान बचाने के लिए बचाए थे और हाथ में जमे हुए ओवरमिटेड ब्रेड को देखते ही मैं हैरान रह गया और मैं काफी टाइम तक ठीक नहीं हो पाया। मैंने गुस्सा दबाकर बोला, पैसे किस लिए यूज किए, क्या वापस मिलेंगे? लाइन के दूसरे साइड पर शेन शियाओवेई काफी देर तक चुप रही। अचानक उसने एक लाइन बोली, वो जियांग चेन, अगर मैं कहूँ कि सारे पैसे खर्च हो गए और वापस नहीं मिलेंगे तो तुम क्या करोगे? शेन शियाओवेई ने कहा कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। पहला ख्याल था कि पैसे खत्म हो गए, दादी अब अपनी सर्जरी नहीं करा सकेंगी, मैं अपने आखिरी रिश्तेदार को खोने वाले था। तो शेन शियाओवेई ने कहा कि मैं चुप हूँ। तो उसने कैजुअल टोन में बोला, तो मुझे पता है कि पहले नहीं बताया तो मैं गलत था, पर अब पैसे पूरी तरह खर्च हो गए हैं। कि तुम मुझ पर नाराज नहीं होगे, है ना? वैसे भी भविष्य में जब मैं कमाई करूंगा तो इतना पैसा बड़ा नहीं रहेगा, मैं तुम्हें कवर कर दूंगा। मैं शेन शियाओवेई के खत्म होने का इंतजार नहीं किया, मैंने फोन काट दिया। फिर मैं अस्पताल के पेमेंट काउंटर के सामने खोए हुए सोल की तरह खड़ा रहा, बिल्कुल हिलता नहीं। अचानक मेरा फोन टेक्स्ट मैसेज के साथ वाइब्रेट हुआ, रूम 602, एक सरप्राइज आया है, एक अनजान नंबर। और संदेश थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पर किसी वजह से अंदर से एक अजीब बेचैनी उठने लगी। कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। मैं टैक्सी पकड़ के सीधे बार की ओर चला। इसी बीच मुझे टेस्ट करने के लिए शेन शियाओवेई ने अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को इकट्ठा करके हमारी 1 साल की एनिवर्सरी पहले ही सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। उसी लम्हे प्राइवेट रूम का दरवाजा धीरे धीरे धकेल कर खुला तो सब लोग उस आवाज की तरफ देखे और देखा कि दरवाजे पर एक पतली सिलहुट चुपचाप खड़ी है। और जब उसने साफ देखा कि दरवाजे पर मैं ही हूँ, शेन शियाओवेई अचानक खड़ी हो गई। तो वो जल्दी से दरवाजे की ओर भागी, चेहरा कंफ्यूजन और पैनिक से भरपूर। समझ नहीं पा रही थी मैं अचानक यहाँ क्यों आया। जियांग चेन, शेन शियाओवेई का चेहरा पैनिक से भर गया। वो रिफ्लेक्स में मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैं उसे अवॉइड कर दिया। शेन शियाओवेई का दिल डूब गया। वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर समझाने लगी, जियांग चेन, ये वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। चलो समझाता हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखता हूँ और अचानक एक कोमल स्माइल देकर कहता हूँ, शेन शियाओवेई, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मेरी आवाज बहुत कोमल थी और साथ ही बहुत फर्म थी। शेन शियाओवेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने हताशा में सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। जियांग चेन, मैं समझा सकती हूँ, मैं सच में समझा सकती हूँ। मैं जोर से शेन शियाओवेई का हाथ झटक दिया। मेरी आवाज नरम थी पर बहुत फर्म थी। शेन शियाओवेई, मुझे छोड़ दो, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा पैसा रिटर्न कर दे। 1 साल साथ रहने के बाद शेन शियाओवेई को पता चल गया कि मैं हमेशा अपनी बात पर टिकता हूँ। एक बार जब मैं डिसीजन ले लेता हूँ तो कोई भी उसे बदल नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ तो मैं जरूर पीछे नहीं देखूंगा। तो पर शेन शियाओवेई ब्रेकअप नहीं चाहती थी। उसने मेरे साथ हमेशा रहने के लिए बहुत कुछ झेला था। वो विनती करती रही, जियांग चेन, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, क्या हम ब्रेकअप नहीं कर सकते? मेरी नजर कमरे में सब पर घुमा। वो सोंग जिनियन पर ठहरा। सोंग जिनियन कोने में बैठा था जहाँ शेन शियाओवेई नहीं देख पा रही थी। उसने मुझे एक मौकी स्माइल दी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कह रहा हो तो मेरे साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। मैंने उसे इग्नोर किया और शेन शियाओवेई की ओर देखा। मैं धीरे धीरे बोला, ठीक है, तो हमें ब्रेकअप नहीं करना। अभी मुझे 100 युआन दे दो, मुझे बस 100 चाहिए। शेन शियाओवेई का एक्सप्रेशन थोड़ा ट्रबल्ड हो गया। उसने अपने लिप को बाइट किया। जियांग चेन, क्या तुम एक और दिन इंतजार कर सकते हो? मैं तुम्हें जितना भी मनी चाहिए उतना दे दूंगा, प्लीज। मैं उससे निराशा से देखता हूँ और धीरे धीरे बोला, शेन शियाओवेई, मैं बस अब बैंक कार्ड के लिए पैसे चाहता हूँ, मेरा पैसा वापस दे दो। शेन शियाओवेई फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करती रही और मुझे पकड़ने लगी, लेकिन उसी पल मेरा फोन बजा। जैसे ही मैंने कॉलर आईडी को देखा, मैं बिना हिचकिचाए जवाब दे दिया कि मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ क्या कहा गया। मेरा चेहरा तुरंत ही फीका पड़ गया। तो मैं निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरी कलाई शेन शियाओवेई ने पकड़ ली। वो बेबस होकर बेताब हुई, जियांग चेन, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। मैं कल तक रुक जा, मैं तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए उतना दे दूंगा। तो मैं उसकी तरफ मुड़ कर देखा, फिर उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। वेई, हम पूरी तरह से खत्म हो गए। उसके बाद मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिना पीछे देखे सीधा बाहर निकल गया। तो मैं बार से जल्दी बाहर निकला। रात का समय पहले ही देर हो चुका था, तो सड़कों पर कोई नहीं था और टैक्सी भी बहुत ही कम थी। अभी अभी का कॉल अस्पताल से आया था कि डॉक्टर ने कहा कि दादी की हालत बिगड़ गई है। उसने मुझे जल्दी से अस्पताल आने को कहा और जब मैंने ये खबर सुनी तो ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। तो मैं बेताब होकर अस्पताल पहुंचना चाहता था। मेरे पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। मेरी हालत शियाओवेई जैसी थी। पर 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद सड़क पर एक भी कार नहीं थी। बस एक मैबाक धीरे धीरे दूर से आती हुई दिखी और मैं अस्पताल पहुंचने के लिए पूरी तरह हड़बड़ी में था। तो मैंने दांत कसके सड़क के बीच में दौड़ पड़ा। शांत गली में की तेज चीरती आवाज गूंज उठी। तो मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ, देखता हूँ कि मैबाक 5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर रुक गई है। अलग मुझे उड़ा के ले गई। डरने का टाइम मेरे पास नहीं था। तो मैं कार की तरफ दौड़ा और ड्राइवर की खिड़की पकड़ मार दी। खिड़की नीचे गिर गई। ड्राइवर ने तनाव भरी अभिव्यक्ति से मेरी ओर देखा और बोला, यार सब ठीक है। मैंने जवाब दिया, कृपया क्या आप मुझे अस्पताल तक ले चलेंगे? ड्राइवर पीछे की सीट की ओर अजीब तरह से देखा। वहाँ एक एलिगेंट महिला बैठी थी। मैंने समझा कि ड्राइवर को पीछे वाली महिला की बात माननी पड़ेगी, इसलिए मैं सीधे पीछे की सीट की ओर गया और खिड़की पर ठोकर मार दी।
मैडम, क्या मैं आपसे एक राइड ले सकता हूँ? मेरी दादी की हालत क्रिटिकल है। अब मैं अस्पताल की तरफ दौड़ रहा हूँ, प्लीज मदद करो। ड्राइवर ने मेरी बात सुनी और वो थोड़ा इमोशनल हो गई। वो महिला हल्का सा सिर हिलाया। ड्राइवर खुशी से झूम उठा और जल्दी से बोला, आगे की सीट में बैठो। जैसे ही मैं बैठा, मुझे एक बहुत ही प्यारी खुशबू आई। उसने धीरे धीरे मेरे एंजाइटी वाले मूड को शांत कर दिया। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। आधे घंटे बाद तो कार हॉस्पिटल के एंट्रेंस के सामने जाकर रुकी। मैंने जल्दी से बाई लोयान को थैंक यू कहा। फिर मैं तुरंत कार से उतरा और सीधा ऑपरेटिंग रूम की तरफ भागा। और ड्राइवर ने मुझे जाते हुए देखा तो उसने पिछली सीट पर बैठी बाई लोयान की तरफ मुड़कर पूछा, मिस, अब हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि ड्राइवर अपनी बात पूरी करती, उसने देखा कि बाई लोयान ने दरवाजा खोला और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। ड्राइवर ने भी बिल्कुल देरी नहीं की, वो भी कार से उतरी और उनके पीछे चल दी। तो उन दोनों ने जल्दी ही मुझे ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे के सामने खड़ा ढूंढ लिया। दादी को इमरजेंसी ऑपरेटिंग रूम अंदर ले जाया गया था, तो मुझे वहां खड़े ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी एक नर्स भागती हुई बाहर आई। उसने मुझे सर्जरी की फीस भरने के लिए कहा। मैंने पेमेंट स्लिप को कसकर पकड़ा हुआ था। मेरी उंगलियां सफेद पड़ रही थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तभी पीछे से बाई लोयान की आवाज आई, टिंग जाओ और हॉस्पिटल की फीस भर दो। ड्यांग टिंग तुरंत आगे बढ़ी, मेरे हाथ से पेमेंट स्लिप ली और सीधा पेमेंट काउंटर की तरफ चली गई। मैं एकदम ब्लैंक होकर बाई लोयान को देखता रहा। मेरी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी और मैंने कहा, थैंक यू। तो मैं सच में तुम्हारा बहुत थैंक्स कहता हूँ। बाई लोयान का चेहरा नहीं बदला। उसने उस बैग से एक साफ रुमाल निकाला और मुझे दे दिया। वो कोई बात नहीं, मैंने वो रुमाल ले लिया। गले में कुछ अटक गया जैसा महसूस हुआ, बहुत असहज। इसी लम्हे इस अजनबी की दयालुता से मेरे अंदर जमा सारे गुस्से फट पड़े। बाई लोयान ने मेरी तरफ देखा पर एक भी कंफर्टिंग शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप मेरे बगल में खड़ी रही। यांग बहुत जल्दी वापस आया। पहले उसने बाई लोयान को झटके से देखा, फिर मेरे पास आई कंफर्ट देने के लिए। अब रोना बंद करो, फीस तो पे हो गई है, तेरी दादी जरूर ठीक हो जाएगी। मेरी आंसू एक एक बूंद गिरते रहे, रुकने का कोई साइन नहीं दिखा। इसे देखकर बाई लोयान यांग टिंग के पास चली गई। दोनों ने कुछ फुसफुसाया और यांग टिंग मुस्कुराते हुए चली गई। 10 मिनट बाद यांग टिंग हाथ में बैग लेकर वापस आई और वो जल्दी से दौड़े हाथ में एक गरेहाम मिल्क टी का कप रख दिया। बोली, थोड़ा मिल्क टी पी ले, गर्म हो जाएगा। मैं लाल आंखों से यांग टिंग को देख रहा था। थैंक्स कहने वाला था, तभी सुना यांग टिंग बोली, मेरा बॉस ने कहा था ये सब खरीद ले। मैं फिर से बाई लोयान की ओर देखा और थैंक्स कहा। मुझे नहीं पता आज रात में कितनी बार थैंक्स कह चुका हूँ। 2 घंटे बाद ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे आखिरकार धीरे धीरे खुले। डॉक्टर बाहर निकल गया। मैं नर्वस होकर उनको देखता हूँ। बोला, डॉक्टर, दादी कैसी है? डॉक्टर के चेहरे पे गहरा दुख छा रहा था। श्री जियांग, मैं सॉरी हूँ। हमने पूरी कोशिश की, मेरे पैर कमजोर पड़ गए और मैं लगभग गिर ही गया। यांग टिंग तुरंत आगे बढ़ के मेरी बैकअप ली। मेरे आंसू फिर से बहने लगे। डॉक्टर इस सीन के आदी लग रहा था और सहानुभूति से बोला, बुजुर्ग औरत के पास अभी थोड़ा टाइम बचा है, अलविदा दो। थोड़ी देर बाद दादी को व्हील पर ले जाकर बाहर निकाल दिया गया। मैं उसके पीछे वार्ड तक चला गया। बाई लोयान पीछे से फॉलो कर रही थी। यांग टिंग भी नेचुरली साथ चल पड़ी, पर दोनों में से कोई भी कमरे में नहीं गया। वे बस दरवाजे पर खड़े रहे। वार्ड में मैंने दादी के खुरदुरे हाथ को अपने चेहरे पर दबा दिया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे डर रहा हूँ कि अगर ठीक से नहीं पकड़ा तो वो अगले सेकंड ही मुझे छोड़ देगी। पर मुझे पता था कि ये बस सेल्फ डिसेप्शन है। तो दादी, मेरी आवाज गले में अटकी हुई थी। हॉस्पिटल बिस्तर पर बैठी बुजुर्ग औरत बहुत फीकी थी। मेरी आवाज सुनकर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरी लाल रिम वाली आंखें देखकर उसके चेहरे पर एक कोमल स्माइल आ गई। तो वो धीरे धीरे मेरे चेहरे को स्ट्रोक करती रही जैसे पहले करती थी। तो तुम रोक क्यों रहे हो? किसी ने शियाओ चेन को बुली किया क्या? दादी को बता दे, दादी तुम्हारे लिए जस्टिस ले आएंगी। तो मेरे आंसू टूटे हुए मोती की डोरी जैसे थे। तो मैं उन्हें रोक नहीं सका। मैं रोते रोते बोला, दादी प्लीज मुझे छोड़ मत जाओ। उसकी आंखें भी थोड़ा मोइस्ट हो गईं। वो हाथ उठाने में स्ट्रगल कर रही थी। वो धीरे धीरे मेरे सिर को स्ट्रोक कर रही थी। दादी, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दादी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज मत जाओ। अस्पताल के कमरे से मेरी चिल्लाहट सुनकर बाहर खड़ी यांग टिंग भी लाल आंखों वाली हो गई। पर बाई लोयान का एक्सप्रेशन नहीं बदला। वो फिर भी उसकी नजर मुझ पर ही फिक्स्ड रही। टेस्टिंग के लिए स्ट्रॉ ले लो, उसकी आवाज शांत हॉलवे में गूंज उठी। यांग टिंग एक पल के लिए स्टंट हो गई। फिर उसने तुरंत खुद को कंपोज किया और कहा, यस मिस। यांग टिंग ने वो मिल्क टी कप लिया जो मैं अभी अभी पी रहा था और निकल गई। बाई लोयान ने अस्पताल के कमरे में मुझको देखा, जैसे विस्पर कर रही हो। कमरे में मैंने दादी का हाथ कसकर पकड़ा। लगता है उसने कुछ समझ लिया। तो उसने एक सिस फेंका, अगर तुम खुश नहीं हो तो बस ब्रेकअप कर दो। तो मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो। मैं आंसुओं में फूट पड़ा। मैं उनके गले लगकर थोड़ी देर तक रोती रही। सबसे पहले दादी ही शांत हुई, तो उन्होंने अपने हाथों से धीरे से मेरे आंसू पोंछे। मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये कुछ बातें हैं जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। और मैं इतना ज्यादा रो रही थी कि बोल भी नहीं पा रही थी, पर फिर भी मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। बोली ना दादी। तो मैं सुन रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुझे अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। किसी ऐसे को ढूंढना जो तुझसे प्यार करे और जिससे तू प्यार करे, वो तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी मुझे शांति मिलेगी। मैंने रोते हुए सिर हिलाया। मैं पक्का अपनी लाइफ अच्छे से जीऊंगी। मेरे के नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, मेरी सारी सेविंग्स उसी के अंदर हैं, तू उसे रख ले। इस लाइफ में मुझे सबसे कम पछतावा इस बात का है कि मैंने तुझे सड़क किनारे ढूंढ लिया था। मैं बहुत खुश है। क्यों दादी? अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो मैं अब तक सरवाइव नहीं कर पाती।
तो उन्होंने धीरे से मेरे चेहरे को सहलाया, तो उनकी धुंधली आंखों ने मुझे बार बार ध्यान से देखा और फिर धीरे से बंद हो गईं। मुझे सहला रहा हाथ भी धीरे से नीचे गिर गया। मैं एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गई, बस उनकी बंद आंखों को देखती रही कि मैं इतना उदास था कि बोल नहीं पाता था। टीयर्स ने मेरी विजन धुंधली कर दी, तो मैं धीरे धीरे अपना सिर उसके ऊपर रख दिया। मेरी आवाज अनजाने में सॉफ्ट हो गई, दादी मैं जरूर एक अच्छी लाइफ जीऊंगा, तो तुम शांति से रेस्ट कर सकती हो। तो कमरे के बाहर यांग टिंग हेस्टली चलती हुई आई। वो बोलने वाली थी जब बेई लुओयान ने बीच में काट दिया। यांग टिंग ने हॉस्पिटल रूम में झांका और तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। वो तुरंत चुपचाप किनारे खड़ी हो गई। बेई लुओयान ने हॉस्पिटल रूम में मेरी तरफ देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में लहरें बन गईं। तो मैं बाहर आया और देखा कि दोनों अभी भी वहीं थे। मैं थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। आप अभी तक नहीं गई? क्या आपको फ्यूनरल खर्चों में मदद चाहिए? बेई लुओयान की आवाज ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। मैं बेई लुओयान को थोड़ा देर तक देखा, फिर धीरे से बोला, क्या आप मुझे थोड़ा और पैसा लेंड कर सकती हैं? तो मैं अपनी दादी को एक प्रॉपर सेंड ऑफ देना चाहता हूँ, बाई लुओयन ने धीरे कहा। ठीक है, उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। अगले कुछ दिनों तक वो शानचेंग में रहेगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करना। मैंने बिजनेस कार्ड लिया और उसे देखा। नाम उसके लिए एकदम फिट है। धन्यवाद मिस बाई, मैं तुम्हें बकाया पैसे वापस कर दूंगा। भाई ये सुनकर लुओयन ने सिर हिलाया, तो उसने कुछ नहीं कहा। मैंने पैसे ले लिए और दादी की अंत्येष्टि की तैयारी शुरू कर दी। इस शहर में उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए मैंने अकेले ही तय किया कि उसे जलाया जाए, फिर हरी पहाड़ियों और साफ पानी वाले जगह ढूंढूं जहां उसकी कब्र के लिए एक जमीन मिल सके, ताकि वह स्मशान से शांति से आराम कर सके। स्टाफ से उसकी राख लेकर मैंने उसे कस के अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैं धीरे से फुसफुसाया, दादी मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। मैंने टैक्सी बुलाई और राख को उसके साथ साझा किए छोटे घर में वापस ले आया, लेकिन दरवाजे पर एक अनपेक्षित व्यक्ति से मिल गया। तो शेन सियाओवेई आज वो नहीं रही जो मैं पिछले साल से देखता आया हूँ। अब वो डिजाइनर कपड़े पहने और महंगा एलवी बैग लेकर एक असली दूसरी पीढ़ी की अमीर बच्ची जैसी लग रही थी। शेन कियाओवेई ने दूर से देखा कि मैं टैक्सी से बाहर आया, लेकिन उसने नहीं देखा मैं क्या लेकर आया हूँ। जब वह करीब आई तो आखिरकार उसने देखा कि मैं एक अर्न लेके खड़ा हूँ। अर्न पर स्पष्ट रूप से मेरी दादी की पोर्ट्रेट लगी थी। शेन कियाओ वहीं पर फ्रीज हो गई। एक लंबल के बाद उसने आखिरकार कहा, दादी। मैंने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि सीधे उसके पास से होकर घर में चला गया। वे तुरंत उस स्थिति से बाहर आई और तुरंत पीछे चल पड़ी। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा पैनिक वाला था, चेहरा हल्का पीला दिख रहा था। तो पिछले कुछ दिनों में तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, क्या ये तुम्हारी दादी के गुजर जाने की वजह से था? मैं फिर भी कुछ नहीं कहा, चाबी निकाली, दरवाजा खोला और अर्न लेकर अंदर चला गया। शेन कियाओवेई एक सेकंड हिचकिचाई, फिर मेरे पीछे अंदर चली। वो अजीब तरीके से मेरे पीछे आई, ध्यान से देखती रही कि मैं दादी का अर्न टेबल पर रख रहा हूँ। अर्न पे लगी पोर्ट्रेट उसकी ओर देख रही थी। शेन कियाओवेई को गिल्ट महसूस हुआ और वो सीधे उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं मुड़कर शेन कियाओवेई को खाली चेहरे से देखा। मेरी आवाज दूरी भरी और ठंडी थी। शेन मिस, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने जैसे उनका नाम लेकर बोला। शेन कियाओवेई का दिल ऐसे लगा जैसे चाकू से छुरा घुसा हो। डर से भरी नजरों से उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैं सीधे सीधे उसे धकेल दिया। शेन कियाओवेई, मुझे तुमसे नफरत करने के लिए मत धकेलो। श्यांग चेन कियाओवेई दिल टूटे हुए और उदास थी, जैसे मैंने उसे चोट पहुंचाई हो। शेन कियाओवेई, शुरू से अंत तक खुद को पीड़ित मत बना। असली गिल्टर तो मैं ही था, है ना? तो मैं ही था। शेन कियाओवेई ने खुद को संभाल लिया कि वो पहले की तरह क्यूट बनकर मुझे माफ करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे ठंडे लुक को देखकर। सॉरी, दादी के गुजरने से तुम्हारा दिल टूट गया होगा। आई एम सॉरी कि जब तुम अपने लोएस्ट पर थे तब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल अनमूड रहे, तो मैंने उसे चुप देखा। अचानक एक मॉकिंग स्माइल आ गई। शेओवेई, तुम सच में मुझे डिस्गस्ट करती हो। मेरी मेमोरी में मैंने उस पर कभी इस तरह आवाज नहीं उठाई थी। तो शेन कियाओवेई काफी देर तक स्टंड रह गई। वेई, चली जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। शेन कियाओवेई होश में आई और फ्रेंटिकली मेरी कलाई पकड़ ली। उसने हम्बली प्लीड किया, मुझे सच में पता है मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे इसे एक बार फॉरगिव कर सकते हो? मुझे पता है दादी की डेथ तुम्हारे लिए एक ह्यूज ब्लो थी। शेन कियाओवेई, क्या तुम्हें पता है उस रात क्यों मैंने इंसिस्ट किया था कि तुम मुझे पैसे वापस करो? टॉपिक बहुत जल्दी चेंज हो गया। शेन कियाओवेई रिएक्ट करने में थोड़ी स्लो थी, उसकी आंखों में अभी भी कंफ्यूजन था। मैंने इमोशनलेस होकर उसका हाथ झटक दिया, उतनी ही डिसाइसिवली जितना उस रात किया था, क्योंकि तुमने मेरी दादी की लाइफ की सेविंग्स खर्च कर दी थी। अगर उनकी सर्जरी थोड़ी जल्दी हो पाती तो शायद वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। ये वर्ड्स एक बॉम्ब की तरह थे शेन कियाओवेई के दिल में एक्सप्लोड होते हुए, क्योंकि वजह से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने डिलीफ के साथ मेरी तरफ देखा और काफी देर बाद उसका चेहरा उतर गया और वो टूटने लगी। चेन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? तो मैंने खुद को धोखा देने वाली शेन शियाओवेई को देखा और कोल्डली अपना सिर हिलाया, फिर एक और बॉम्ब फोड़ दिया। शेन शियाओवेई, जिस रात तुम बार से निकली थी तुम किसी दूसरे मर्द के साथ होटल गई थी। ये सुनते ही शेन शियाओवेई के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी नजरें इधर उधर भागने लगी। साफ था कि वो गिल्टी है। जिस दिन मेरी दादी की डेथ हुई मुझे एक फोटो मिली थी। फोटो में शेन शियाओवेई एक मर्द के सहारे झुकी हुई थी, उसकी गर्दन हिकिस से भरी थी और वो सुकून से सो रही थी। उस मोमेंट पर मैं शेन शियाओवेई से पूरी तरह डिसअपॉइंट हो गया था। जब मैंने वो फोटो देखी तो मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। शेन शियाओवेई जानती थी कि उसने सारी उम्मीदें खो दी हैं,
पर वो फिर भी हार नहीं मानना चाहती थी। तो मैं अकेला ऐसा मर्द था जिसने उसके दिल को छुआ था। वो मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? जियांग चेन, मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह सकती। क्या तुम मुझे इस एक बार माफ कर सकते हो? भले ही दादी चली गई, पर तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब से हमेशा मैं पक्का तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। सेन शियाओवेई कुछ कदम आगे बढ़ी तो उसने मुझे हक करने के लिए हाथ बढ़ाए, पर मैं फटाफट साइड हट गया। तो मैं भागने के लिए मुड़ा, पर शेन शियाओवेई ने थोड़े फोर्स के साथ मेरी कलाई पकड़ ली। वो सीधा मेरी बाहों में आ गिरी। कई दिनों की भागदौड़ के बाद मैं अपनी लिमिट तक थक चुका था। मैं एक पल के लिए मैं खुद को शेन शियाओवेई की पकड़ से छुड़ा नहीं पाया। शेन शियाओवेई ने मेरे लिप्स की तरफ देखा जो उसके बहुत करीब थे। उसकी आंखें दीवानगी से भरी थीं। वो धीरे से अपने पंजों पर खड़ी हुई और मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। मुझे शेन शियाओवेई के इरादे समझ आ गए। शेन शियाओवेई एक सेकंड के लिए रुकी, फिर उसकी आंखों में एक क्रेजी लुक आ गया। मैं जियांग चेन, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं खुद को तुम्हें सौंप दूं तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? तो मैं टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया और उसने मुझे जमीन पर पुश कर दिया। दरवाजे से एक फिगर अंदर आई और उसने मेरे ऊपर बैठी शेन शियाओवेई को एक हाथ से खींचकर हटा दिया। इससे पहले कि शेन शियाओवेई कुछ समझ पाती, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। तो मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ। बाई लुओयान को अचानक वहां देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज था। मिस बाई लुओयान ने जोर लगाकर शेन शियाओ को जमीन पर पटक दिया। आसपास की हवा में अचानक एक ठंडक सी घुल गई। शेन शियाओवेई ने अचानक आई बाई लुओयान की तरफ देखा और फिर जिस फेमिलियर तरीके से हम दोनों बात कर रहे थे उसे नोटिस किया। तुरंत उसके सिर में खून चढ़ गया और वो बिना सोचे समझे बोलने लगी। जियांग चेन, तो तुमने मुझे डंप करने में इतनी जल्दी इसलिए दिखाई क्योंकि तुम्हें कोई नई मिल गई है। ये औरत मुझसे ज्यादा अमीर है ना? क्या शेन शियाओवेई एक सेकंड जनरेशन रिच किड नहीं थी? बेशक वो देखकर बता सकती थी कि बाई लुओयान के कपड़े इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव थे। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। शेन शियाओवेई, दफा हो जाए यहाँ से। शेन शियाओवेई को भी थोड़ा रिग्रेट हुआ, पर मुंह से निकली बात वापस नहीं ली जा सकती। उसने बाई लुओयान को देखा, फिर मेरी तरफ, और उसे अनविलिंगली जाना पड़ा। घर में अब सिर्फ मैं और बाई लुओयान ही बचे थे। भले ही मैंने शेन शियाओवेई से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, पर उसकी अभी वाली बकवास सुनकर मेरा दिल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। बाई लुओयान ने मेरी तरफ रुमाल बढ़ाया और धीरे से कहा, ऐसा क्यों है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम रो रहे होते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस रफ तरीके से अपने आंसू पोंछे और कहा, अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं अब कभी नहीं रोऊंगा। बाई लुओयान ने मुझे एक डीप लुक दिया पर कुछ बोला नहीं। उसने बस शांति से रुमाल वापस रख लिया और मैंने खुद को संभाला और बाई लुओयान की तरफ देखा। मिस बाई, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? बाई लुओयान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया। यांग टे एक फाइल लेकर अंदर आई। तो बाई लुओयान ने फाइल ली और सीधे मुझे पकड़ा दी। मैंने डाउटफुली उसे लिया और ओपन किया तो फाइल कर एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। टेस्ट के रिजल्ट्स दिखा रहे थे कि दोनों पार्टीज के बीच 99.99% ब्लड रिलेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि मेरा और उस दूसरे इंसान का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। तो मैं ब्लैंक होकर बाई लुओयान को देखता रह गया। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारा खोया हुआ भाई हूँ? बाई लुओयान एक पल के लिए स्टंट रह गई और फिर उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई। उस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने हजारों फूल खिल गए हों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कोल्ड और नोबल दिखने वाली लड़की हंसते हुए इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, पर वो खूबसूरती बस एक पल के लिए ही थी। तो बाई लुओयान ने तुरंत अपनी हंसी रोक ली, पर उसके तेवर थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। अगर टू द पॉइंट बोलूं तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के खोए हुए छोटे भाई हो। मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली काफी पुराने दोस्त हैं। अब समझा मैं। तो बाई लुओयान और मेरी सगी बहन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो बस उसे ढूंढने में हेल्प कर रही थी। तो पर उसे कैसे पता चला कि मैं ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का सगा भाई हूँ? तो बाई लुओयान ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। तो तुम काफी हद तक मेरी आंटी के यंग डेज जैसे दिखते हो। तो मैंने गेस किया कि शायद तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली के खोए हुए बेटे हो। मैंने अपने हाथ में मौजूद फाइल को देखा। एक पल के लिए ये सब डाइजेस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। ये खबर कि मैंने अपने असली पेरेंट्स को ढूंढ लिया है। मेरा रिएक्शन देख कर बाई लुओयान ने धीरे से माफी मांगी। जैसे ही डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स आए, मैंने तुम्हारी फैमिली को ये खबर दे दी थी। वो अब रास्ते में ही होंगे, शायद वो कल तुमसे मिलने आएंगे। मेरे असली पेरेंट्स आ रहे हैं। ये सुनकर अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं पसीजा तो वो झूठ होगा। दादी ने कभी कभी ये बात नहीं छुपाई कि मैं एक अडॉप्टेड बच्चा था। उन्होंने बताया था कि जब मैं उन्हें मिला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी की थी, पर पुलिस को ऐसी कोई फैमिली नहीं मिली जिसका बच्चा खोया हो। मेरे असली पेरेंट्स के बारे में भी कोई खबर नहीं मिली। तो थोड़ा टाइम ढूंढने के बाद दादी ने मेरे पेरेंट्स की तलाश छोड़ दी और मुझे खुद अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया। आई एम सॉरी, मैंने अपनी मर्जी से ये सब किया। तो बाई लुओयान की कोल्ड आवाज ने मेरे थॉट्स को बीच में ही रोक दिया। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तो तुमने कुछ गलत नहीं किया। बाई लुओयान ने अपनी बात जारी रखी। तो क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? मैं एक पल के लिए खामोश रहा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। तो मुझे नहीं पता, दादी को गुजरे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। मेरा दिमाग अभी बहुत मेस में है। बाई लुओयान ने सिर हिलाया। मुझे पता है अचानक ये सब एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, तो तुम सोचने के लिए अपना टाइम ले सकते हो। वो वैसे भी कल आ रहे हैं, मैंने जवाब दिया।
क्या तुम मुझे सोचने के लिए एक रात दे सकती हो? लुबाई लुओयान के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। पर ये तुम्हारा हक है, फिर मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने लुओयान को दरवाजे तक ड्रॉप किया। इससे पहले कि वो कार में बैठती, मैंने उसे आवाज दी, थैंक यू सो मच। बाई लुओयान मुड़ी और उसने सिर हिलाकर एक्नॉलेज किया, तो फिर वो अपना सिर झुकार कार के अंदर बैठ गई। यांगटिंग ने मुड़कर मुझे एक स्माइल दी और फिर गाड़ी लेकर चली गई और मैं टेबल के पास गया और अपनी दादी की अस्थियों वाला कलश उठा लिया। तो मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा और कलश को बेड के हेडबोर्ड पर रख दिया। मेरी उंगलियां धीरे धीरे उस बॉक्स के नीचे वाले हिस्से को सहलाने लगी तो मेरी नजरें झुक गईं और मैं अपनी ही सोच में खो गया। मैंने बेड के नीचे से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। पुराना लोहे का कुटील था। तो मैंने ध्यान से उस जमी धूल पोंछी और धीरे से उस लोहे के डिब्बे को खोला। अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़े पुराने कैश का एक बंडल जो रुमाल में करीने से लिपटा हुआ था, एक लाल पाउच और एक एनवेलप। इन चीजों को देखकर मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। मैंने वो फोटो उठाई। ये उन चुनिंदा की तस्वीरों में से एक थी जिनमें मैं और दादी साथ थे। तो फोटो में दादी का चेहरा बहुत और काइंड लग रहा था और मैं खुशी से मुस्कुरा रहा था। मेरी उंगली फोटो में उनके चेहरे को धीरे से सहलाने लगी। एक आंसू पककर फोटो पे गिर गया। धीरे धीरे और भी ज्यादा आंसू गिरने लगे। मैंने उन्हें पोंछा और फोटो को ध्यान से साफ करके वापस रख दिया। मैंने फिर से वो एनवेलप उठाया। दादी अनपढ़ थी, वो शायद लिख नहीं सकती थी, सही बात है। पर फिर इस बॉक्स में लेटर कहाँ से आया? मैंने धीरे से एनवेलप खोला। अंदर सच में एक लेटर था। दादी ने अपने जीते जी किसी लिखने वाले से ये लेटर लिखवाया था। लेटर में दादी ने लिखा था कि उन्हें पता था वो मेरे साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके जाने के बाद मैं उस लाल पाउच की चीजों से अपने असली पेरेंट्स को ढूंढ लूंगा। दादी ने लेटर में उस साल की डिटेल्स भी लिखी थी कि मैं उन्हें कैसे मिला था और उस वक्त मेरे पास जो भी सामान था वो सब बॉक्स में ही रखा था। लेटर पढ़ने के बाद मैंने वो लाल पाउच उठाया और उसे खोला। पाउच के अंदर एक लंबी उर वाला लॉन्जिविटी लॉक था। इसे बहुत ही एक्सक्विजिट तरीके से बनाया गया था। वो जब दादी ने मुझे ढूंढा था तब वो लॉन्जिविटी लॉक मेरी गर्दन पर था और उसके पीछे एक नाम खुदा हुआ था। कोइंसिडेंटली दादी का सरनेम भी जियांग था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम जियांग चेन रखा। मैंने एक डिसीजन लिया। क्योंकि दादी चाहती कि मैं अपने असली पेरेंट्स को ढूंढूं और उनके साथ रहूं, तो मैं उनकी बात मानूंगा। तो मेरे असली पेरेंट्स वैसे भी जल्द ही आने वाले थे, तो मैं उनसे जाकर मिलूंगा। ऊपर मैंने ये बात भी एकदम क्लियरली सोच ली है। जब तक मेरे असली पेरेंट्स जरा सा भी ये दिखाएंगे कि वो मुझे नहीं चाहते, मैं उनके साथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं अकेले रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे रिश्तेदारों के साथ घर जाने के जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। अगले दिन दोपहर को मैं बस बाहर निकलने ही वाला था कि किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि बाहर कई लोग खड़े हैं। उनमें एक मिडिल एज कपल था जिनका चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना लगा, खासकर वो माँ जो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी दिखती थी। मुझे देखते ही वो आगे बढ़ी और उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया। तो मम्मी ने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। एक पल के लिए मेरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। सबकॉन्शियसली मैं किसी स्ट्रेंजर के फिजिकल कांटेक्ट को रिजेक्ट कर रहा था, पर मदर जियांग का मेरे पास रोना सुनकर मेरा दिल थोड़ा पिघल गया। मेरा इरादा उनके हाथ हटाने का था, पर मैं हिचकिचाया और मैंने कुछ नहीं किया। मदर जियांग और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी, तो उनके गर्म आंसुओं ने मेरे कंधे को भिगो दिया। मैंने हिचकिचाते हुए अपना हाथ उठाया और धीरे से मदर जियांग की पीठ थपाई। और मत रो, मेरी इस एक बात ने मदर जियांग को और भी बुरी तरह रुला दिया। उनके बगल में फादर जियांग की आंखें भी लाल थीं, पर वो मदर जियांग से थोड़े ज्यादा कंट्रोल थे। तो मेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग को भांपते हुए फादर जियांग आगे आए और उन्हें मदर जियांग को पीछे खींचते हुए कहा, ठीक बस करो, तुम हमारे प्यारे बेटे को डरा रही हो। ये सुनकर मदर जियांग ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। सही कह रहे हो, हमें अपने बेटे को डराना नहीं चाहिए। तब जाकर मुझे याद आया कि सबको अंदर बुलाना है। फिर मैं पानी उबालने के लिए किचन में चला गया और बाकी सब उस छोटे से घर के अंदर आए और वहाँ के सिंपल माहौल को देखने लगे। मदर जियांग की आंखों से फिर से आंसू छलक पड़े। वो छोटा सा घर भले ही पुराना था, पर एकदम साफ सुथरा रखा गया था। तो ये साफ दिख रहा था कि उनके बेटे को ये सब मुश्किलें झेलने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जियांग फैमिली के दिलों में उन सब ने लगभग एक ही वक्त पर एक ही बात सोची। पूरी जियांग फैमिली एक साथ आई थी। जियांग, मदर जियांग और उनके दोनों बच्चे सब यहाँ मौजूद थे। ये सुनकर कि उनका खोया हुआ छोटा भाई मिल गया है, मेरे सगे भाई जियांग यांग और मेरी सगी बहन जियांग वानरू दोनों ने अपना काम छोड़ दिया और अपने पेरेंट्स के साथ बेचैंग आ गए। अभी जब दरवाजा खुला था तो दोनों भाई ने मेरा चेहरा देखा और उन्हें यकीन हो गया उनके सामने खड़ा ये लड़का जियांग फैमिली का खोया हुआ खजाना है, क्योंकि मेरा चेहरा मदर जियांग के जवानी के दिनों से बहुत ज्यादा मिलता था। ऊपर से बाई लुएन की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बाद तो बात ही खत्म हो गई थी। अब अपने भाई के इतने सालों पुराने घर को देखकर दोनों भाई बहन अपने इस मिले हुए छोटे भाई के लिए बहुत बुरा फील करने लगे। मैं किचन में मैं काफी देर तक ब्लैंक होकर केतली को घूरता रहा। भले ही मैंने अपने सगे पेरेंट्स से मिलने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था, पर जब वो सच में मेरे सामने खड़े थे तो मुझे बहुत बेचैनी और एंजाइटी फील हो रही थी। तो मेरे घर पे आमतौर पर ज्यादा गेस्ट्स नहीं आते, इसलिए मेरे पास पूरा टी सेट नहीं है। मैंने कैबिनेट में हाथ मारकर किसी तरह कुछ कप्स ढूंढे। चाय बनाने के बाद मैं बाहर आ गया। मदर जियांग ने मुझे बाहर आते देखा और तुरंत लपक कर मेरे पास आई। जियांग काफी स्मार्ट और समझदार था, तो उसने आगे बढ़कर मेरे हाथों से ट्रे ले ली।
मुझे करने दो। इसी बीच मदर जियांग ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के इकलौते छोटे सोफे पर बिठा दिया। बाकी लोग बड़े ही सजग ढंग से अपनी अपनी चेयर ढूंढ के बैठ गए, तो किसी के भी चेहरे पर इस जगह की झजली हालत से घिन का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो बल्कि उनकी आंखों में दिल का दर्द भरपूर था। मैं अजीब ढंग से अपनी नाक को छू लिया। ना, मेरा घर बहुत छोटा है। मदर जियांग ने मेरी शालीन और दूरी भरी अदा देखी और फिर से आंखों में लालिमा नहीं रोक पाई। तेरे लिए ठीक से देखभाल नहीं करने की गलती माँ की है, जिससे तू इतना कष्ट झेल रहा है। मैंने देखा कि मदर जियांग फिर से रोने वाली है और मुझे थोड़ा सैड लग गया। ये माँ बच्चे के बीच की गहरी बंधन ही होगी। तो मैं हाथ बढ़ाकर धीरे धीरे मदर जियांग की पीठ पर थपथपा दिया। अब रोना बंद कर दे। मॉम ने मदर जियांग को रोना भुलवा दिया। उसने मुझे खुशी भरे एक्सप्रेशन के साथ देखा। जियांग चेन, तू मुझे मॉम बुलाने को तैयार है। आसपास के जियांग परिवार वाले भी बहुत खुश थे। फादर जियांग को और कुछ भी परवाह नहीं थी, तो वो मेरे बगल में बैठ गया, खुद की ओर इशारा करते हुए। तो मैं हूँ डैड। फादर जियांग मी उन भरी आंखों देखकर मैं अंत में उसे निराश नहीं कर सकता था, तो मैंने भी चिल्लाया। फादर जियांग एक बड़े आदमी थे और जब मैंने उन्हें डैड बुलाया तो उनकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपना चेहरा हटाया, गीले आंसू पोंछ लिए। जियांग यांग ने मुझ पर एलिगेंटली मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जियांग वानरू ने भी धीरे धीरे मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। देखा, मेरे चेहरे पे हंसी आ गई। मैं मॉम जियांग ने देखा मैं कितनी जल्दी उन्हें एक्सेप्ट कर गया और खुशी से मुझे गले लगाना चाहिए, पर अचानक कुछ याद आया जैसे वो हिचकिचा गई। इसे देख मैं आगे बढ़कर मॉम जियांग को गले लगा लिया। वो मुझे थामे हुए रोती रही, उसकी आंसू बाढ़ जैसी बरस रही थी। हमारे बगल में जियांग यांग को देख वो भी सीधे सीधे रो रहा था। जियांग वानरू ने इस सीन को देख पलके झपकाई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि शुरू से अंत तक बाई लुओ यान चुपचाप किनारे खड़ी थी। वो भी सोफा पर चुपचाप मुझे देख रही थी। भले ही उसका एक्सप्रेशन हल्का था, पर साफ दिख रहा था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जियांग वानरू के लिए इमोशनल है, जिसने अपना खोया हुआ छोटा भाई लुवेयान ढूंढ लिया। इस बार बहुत थैंक्स, जियांग वानरू ने सच्चे दिल से कहा। तो भाई लुवेयान ने नजरें हटाई और अचानक दोबारा उसके कंधे पर थपथपा दिया। तो थोड़ी देर रोने के बाद मॉम जियांग ने मेरा हाथ कस के पकड़ा और बीते 20 कुछ सालों की जिंदगी के बारे में डिटेल में पूछने लगी। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैंने उसे बताया कि दादी ने मुझे कैसे ढूंढा और फिर बड़ी मुश्किल से पाला। मैंने सिर्फ अच्छे पलों की बात की, दुखी पलों को नहीं। दादी के साथ अपने सालों के सफर को हल्के फुल्के अंदाज में बताया, पर असल में चाहे मैंने ना कहा, जियांग फैमिली को पता था कि उन सालों में दादी और मैं एक दूसरे पर निर्भर थे और जिंदगी वाकई आसान नहीं थी। को डरते हुए कि मैं अपनी आइडेंटिटी तुरंत एक्सेप्ट ना कर पाऊं, उन्होंने आगे इस पर बात नहीं की। जियांग फैमिली अभी भी दादी जियांग का बहुत धन्यवाद करती है कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, कि उन्होंने ही मुझे एक नई लाइफ दी और उन्होंने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की। फादर जियांग इमोशनल होकर बोले, हम उस ओल्ड लेडी के बहुत ज्यादा एहसानमंद है। मुझे अपनी दादी की याद आई और मेरा दिल फिर से भारी होने लगा। मदर जियांग ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, असैड मत हो, कि हम उनके लिए सबसे बेस्ट बरियल प्लॉट ढूंढेंगे। मैं ये सुनकर मैं थोड़ी प्लेजेंटली सरप्राइज थी। सच में कि मदर जियांग ने नोट किया और अपनी बात जारी रखी। डैड, अपने भाई और बहन के साथ कैपिटल वापस चलो। ठीक है, मैंने पहले ही अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ जाने की तैयारी कर ली थी। अब जब मुझे पता चला कि वो मुझे घर ले जाने के लिए इतने डेस्परेट हैं, तो मैंने जियांग फैमिली के साथ जाने से मना नहीं किया, क्योंकि इस जगह पर अब कोई भी ऐसा इंसान या चीज नहीं बची थी जिससे मैं जुड़ी रहूं। मैं आप सबके साथ घर चलूंगी। तो मेरा एग्री करना सुनकर जियांग फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं था। जियांग वानरू ने तुरंत अब फोन निकाला और अरेंजमेंट्स करने लगी। मदर जियांग और जियांग ई यांग ने मेरा तो बहुत सामान पैक करने में हेल्प की। तो जब हम पैकिंग कर रहे थे तो मेरा फोन बार बज रहा था। मैंने बस एक नजर डाली और फिर चुपचाप फोन साइलेंट पर लगा दिया। मैंने यहाँ से जाने से पहले अपना करंट फोन नंबर बदलने का प्लान बनाया, यहाँ के लोगों और यादों को आखिरी फेयरवेल देने के लिए। 1 घंटे बाद मैं दादी की अस्थियां और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए मेबैक में बैठ गई। जैसे ही मैं और जियांग फैमिली निकले, शेन चियावेई दरवाजे पर आ पहुंचा। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, शेन चियावेई ने मेरा दरवाजा नॉक किया, पर वो चाहे जितना भी खटखटाती, किसी ने गेट नहीं खोला। जियांग, मैं हूँ चेन, दरवाजा खोलो, क्या हम ढंग से बात कर सकते हैं? जियांग चेन, मुझे सच में पता है कि मेरी गलती थी। प्लीज क्या तुम मुझे इग्नोर करना बंद कर सकते हो? मुझे ब्रेकअप नहीं करना, शेन चियावेई ने दरवाजे पर खुद से कहा, पर घर में एकदम सन्नाटा था। सोंग जिन योन भी थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। तो शेन चियावेई का वही पुराना लवस्ट्रक अवतार देखकर उसने धीरे से अपने होंठ चबाट। दिल ही दिल में वो मुझसे पागलों की तरह जेलस था, पर चेहरे पर उसे वही शरीफ और जेनरस वाला लुक मेंटेन करना था। आसमान में बिजली कड़की और तुरंत जोरदार बारिश होने लगी। शेन चियावेई पूरी तरह भीग चुकी थी। और ये देखकर सोंग जिनयोन ने ड्राइवर के हाथ से अम्ब्रेला लिया और शेन चियावेई के सिर पर लगा दिया। चियावेई, बारिश हो रही है, चलो पहले गाड़ी में बैठकर शेल्टर लेते हैं। मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी हाल में। जियांग चेन से माफी चाहिए, सोंग जिनयोन ने अपनी नजरें झुका ली। चियावेई, मैं शेन चियावेई ने अपना सिर घुमाया और उसे घूर कर देखा। तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अगर तुम नहीं होते तो जियांग चेन मुझे छोड़कर नहीं जाता। ये सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से। लेकिन शेन चियावेई, मैं ऑलरेडी तुम्हारा फियांसे हूँ, तो शादी तो हमारी होने वाली है ना? शेन चियावेई अचानक किसी बात से ट्रिगर हो गई, तो वो पीछे मुड़ी। उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल थी और सोंग जिनयोन को घूरने लगी।
मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। सोंग जिनयोन शेनची आओवेई की ऐसी हालत देखकर डर गया तो उसने सडनली अपने हाथ का छाता फेंक दिया और शेनची आओवेई को हक करने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने अपना पुराना फोन और सिम कार्ड एयरपोर्ट के एक ट्रैश कैन में फेंक दिया। वे बिना पीछे मुड़कर देखे मैंने अपनी दादी की अस्थियां ली और जियांग फैमिली के साथ कैपिटल की फ्लाइट बोर्ड कर ली। और ये मेरा प्लेन में फर्स्ट टाइम था और सब कुछ एकदम नया सा लग रहा था। तो मेरा रिएक्शन देखकर जियांग फैमिली फिर से हार्ट ब्रोकन फील करने लगी। उनका प्यारा बच्चा कभी इतनी दूर नहीं गया था और न ही कभी प्लेन में बैठा था। हमें उसे और भी अच्छे से ट्रीट करना होगा। मुझे नहीं पता था कि जियांग फैमिली के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पे बैठा रहा। अबाई और जियांग दोनों काफी रिच फैमिलीज हैं तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्लास में ही ट्रेवल करते हैं। अगर पहले की बात होती तो मैं ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। मेरी 20 साल की सिंपल लाइफ की वजह से मैं अनकॉन्शियसली थोड़ा झिझक रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग फैमिली और लोयान काफी चिल लग रहे थे, जैसे उन्हें इन सब चीजों की पुरानी आदत हो। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। इस बात ने मुझे रियलाइज कराया कि मैं और वो सच में बहुत अलग हैं। जियांग वानरू एक लड़की है और उसने नोटिस किया कि मैं थोड़ा स्टिफ फील कर रहा था। उसे तुरंत रियलाइज हो गया कि शायद मुझे इसकी आदत नहीं है। तो जियांग वानरू उठी और मेरे बगल में आकर बैठ गई। शाओ चेन, क्या तुम्हें इसकी आदत नहीं है? तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग वानरू मेरी इस अजीब हालत को नोटिस कर लेगी। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया पर फिर भी सिर हिला दिया। मुझे इसकी थोड़ी कम ही आदत है। क्या मैंने सबको एम्बेरेस कर दिया? जियांग वानरू धीरे से मुस्कुराई और मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। बिल्कुल नहीं, एम्बेरेस फील करने की जरूरत नहीं है। हमारा जियांग चेन बहुत ग्रेट है, बस तुम्हें अभी इसकी आदत नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बाद में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ये तुम्हें सब सिखा देगा। मैंने उस जेंटल जियांग वानरू की तरफ देखा। मिलल अतो बॉर्म हो गया, अतो बड़ी बहन होने का ऐसा फील होता है। जियांग वानरू का दिल भी पिघल गया। छोटा भाई होने का ऐसा फील होता है। लेकिन कुछ घंटों बाद प्लेन सेफली जिंगची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया तो मैं नेचुरली जियांग फैमिली के साथ वीआईपी एग्जिट से बाहर निकला और जब हम जिंगचेंग पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। मैंने क्यूरियोसिटी के साथ अपने सामने के इस अनजान शहर को देखा पर मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। यही वो जगह है जहां मुझे बड़ा होना चाहिए था। एयरपोर्ट के वीआईपी एग्जिट के बाहर कई लग्जरी कार्स पहले से ही वेट कर रही थी। एक मिडिल आदमी जो बटलर जैसा लग रहा था जियांग फैमिली को देखते ही तुरंत मुस्कुराया और ग्रीट करने के लिए आगे आया। मैडम, एल्डेस्ट यंग मास्टर, यंग मिस, सेकंड यंग मास्टर। ये पहली बार था जब मुझे सेकंड यंग मास्टर बुलाया गया था। फीलिंग काफी नई और अलग थी पर मैं फिर भी बटलर की तरफ पोलाइटली स्माइल किया तो बटलर एकदम दंग रह गया। उसने क्लियरली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि नया नया मिला सेकंड मास्टर इतना पोलाइट इंसान होगा जैसा कि एक्सपेक्टेड था। जियांग फैमिली के जीन्स सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले ही सेकंड यंग मास्टर इतने सालों तक खोया हुआ था पर उसकी हड्डियों में बसे वो एक्सीलेंट जीन्स कभी नहीं बदलेंगे। लग्जरी कार के अंदर काफी स्पेस था पर जियांग फैमिली में से कोई भी अलग कार में नहीं जाना चाहता था, इसलिए सब एक ही कार में स्क्वीज होकर बैठ गए। बाई लुयान भी जानबूझकर जियांग फैमिली की कार में ही बैठ गई जबकि वहाँ क्लियरली बहुत सारी खाली कार्स थी। तो सुबह जियांग फैमिली से मिलने के बाद से मुझे बाई लुयान से बात करने का चांस ही नहीं मिला था। इस वक्त बाई लुयान मेरे बिल्कुल अपोजिट बैठी थी। मैंने स्माइल किया और मिस थैंक। इस थैंक यू के पीछे बहुत गहरा मतलब था। मेरी दादी की हेल्प करने के लिए बाई लुयान को थैंक्स। तो मेरी फैमिली ढूंढने मेरी मदद करने के लिए बाई लुयान को थैंक्स। पहले दादी की सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में मैंने पड़ोसियों से काफी पैसा उधार लिया था। बाईचांग छोड़ने से पहले मेरा ओरिजिनल प्लान था कि हर जाकर पैसे लौटा दूं, पर मेरे सगे भाई जियांग यी यांग ने मुझे बताया कि वो सारा उधार पहले ही चुका दिया गया है। तो उन लोगों को उनकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलने के लिए जियांग फैमिली ने कुछ थैंक यू गिफ्ट्स भी दिए। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे एक बार फिर फील हुआ कि जियांग फैमिली मेरी कितनी वैल्यू करती है। मैंने बाई अलुआन की तरफ ऊपर देखा। चेहरा अभी भी वही कोल्ड नोबल था पर मुझे उसमें थोड़ी सी जेंटलनेस नजर आई। तो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तो मुझे अपनी हार्ट बीट 2 गुना तेज फील हुई। मैंने शर्मा कर अपना सिर झुका लिया। अब बाई लुओयान की तरफ के देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखकर मेरे बगल में बैठी मदर जियांग ने फादर जियांग के साथ एक लुक एक्सचेंज किया। वो एक दूसरे की आंखों का मतलब समझ गए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया और फिर मुझे और बाई लुओयान को और भी ज्यादा जेंटल और प्यार भरी नजरों से देखने लगे। जियांग वानरू अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने छोटे भाई के बीच का इंटरेक्शन देख रही थी और चुपके से स्माइल करने लगी। पता नहीं हम कितनी देर से ड्राइव कर रहे थे पर कार के बाहर का सीन धीरे धीरे काफी सुनसान होने लगा था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों की जगह अब धीरे धीरे जंगलों ने ले ली थी। तो मैंने थोड़े डाउट के साथ अपना सिर घुमाया और जियांग वानरू की तरफ देखा। जियांग वानरू ने स्माइल किया, मेरा सिर थपथपाया और कहा, यहाँ से ये पूरा पहाड़ बाई फैमिली की प्रॉपर्टी है। जियांग और बाई फैमिली के पुराने घर इसी पर बने हुए हैं। मेरा मुंह सरप्राइज के मारे खुला का खुला रह गया। हालांकि मुझे पता था कि बाई और जियांग फैमिली के पास बहुत पैसा है पर पूरा पहाड़ अपना होना कुछ ज्यादा ही लग रहा था। पर रियलिटी में ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग था। एक टॉप टियर फैमिली होना सिर्फ कहने की बात नहीं थी। वो गाड़ी आधे घंटे और पहाड़ के ऊपर ड्राइव करती रही। तो दूर एक टॉल और बड़ा सा आयरन गेट दिखा। जैसे ही गाड़ी पास पहुंची वो आयरन गेट धीरे धीरे ओपन हो गया तो मेरी आंखों के सामने 2 एकदम लग्जूरियस विला आ गए। टू बी प्रिसाइज वो 2 बड़े से कोर्टयार्ड्स थे।
लग्जूरियस चाइनीज स्टाइल वाले कोर्टयार्ड्स एक दूसरे के साइड में थे। पानी के ऊपर छोटे छोटे ब्रिजेस और पास पास सजे हुए रॉकरीज थे। गाड़ी से उतरकर मैंने सामने का वो एक्सक्विजिट आर्किटेक्चर देखा और मैं तो एकदम स्टंड रह गया। मदर जियांग ने मेरा हाथ पकड़ा और एकदम जेंटली स्माइल किया। जियांग चेन, ये तुम्हारा घर है। लेफ्ट वाला बाई फैमिली का ओल्ड हाउस है, राइट वाला हमारी जियांग फैमिली का ओल्ड हाउस है। मैंने उन दो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल घरों को देखा और मन ही मन बाई साइड को देखकर हैरान हो गया। जियांग और बाई फैमिली सच में जनरेशन से फ्रेंड्स थे। इतना पास रहना तो एक बात है, पर उनके ओल्ड हाउसेस भी एकदम सेम टू सेम थे। लेफ्ट वाले घर से कुछ लोग भागते हुए बाहर आए तो आगे एक बहुत ही जेंटल और एलिगेंट ओल्ड लेडी थी। बाई फैमिली की ग्रैंडमदर ने एक रेड कलर का चोंगसाम पहना था। वो जल्दी जल्दी हमारी तरफ आई। उनके पीछे एक मिडिल एज कपल और कुछ मेट्स थी। धीरे चलो, अगर मैं थोड़ी भी और लेट हो गई तो अपने ग्रैंडसन इन लॉ से नहीं मिल पाऊंगी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मेरा भाई जियांग यांग, तो मेरी नजर बाई लोयुन और उसके बगल में खड़े जियांग यांग पर पड़ी। वो दोनों साथ में काफी सही लग रहे थे। अपने छोटे भाई की नजर नोटिस करते ही जियांग यांग तुरंत कुछ कदम साइड हो गया और बाई लोयुन से दूरी बना ली। मैं सोच ही रहा था कि तभी मैंने बाई फैमिली की दादी को सीधे मेरी तरफ भागते हुए देखा। वो बार बार मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। मेरा पोता दामाद कितना हैंडसम है। तो मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन मार्क्स ही चल रहे थे। तो दादी जिस पोते दामाद की बात कर रही थी वो मैं था। मैंने सोचा कि वो बड़ी हैं तो खुद से ग्रीट करना गलत नहीं होगा। अदादी। अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही मेरे मुंह से अदादी निकला, बाई फैमिली की दादी की आंखें चमक उठी। उन्होंने सबको शान से बताया और मेरे पोते दामाद ने मुझे दादी बुलाया। इसी वक्त बाई कपल भी वहां पहुंच गए। बाई फैमिली की दादी की बात सुनकर उन्होंने बेबसी में अपना सिर हिलाया। मैं ये सीन देखकर थोड़ा दंग रह गया था। अब ये क्या सिचुएशन है? क्या मेरा बचपन से ही कोई अरेंज मैरिज फिक्स है? बाई फैमिली की दादी कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी लोयान अचानक धीरे से बोली, जियांग चेन अभी अभी वापस आया है, उसे डराओ मत। बाई फैमिली की दादी ने अपनी पोती को देखा, फिर अपने पोते दामाद को। तो बाई लोयान मुड़ी और जियांग कपल से कहा, अंकल जियांग, आंटी जियांग, मैं पहले अपनी दादी और पेरेंट्स को वापस ले जाती हूँ। ठीक है, पिछले 2 दिनों में तुमने काफी मेहनत की है, चलो कुछ दिनों में साथ में खाना खाते हैं। इतना बोलकर बाई लुयान मुड़ी और अपनी दादी का हाथ पकड़कर बाई कपल के साथ निकल गई। बेचारे मिस्टर और मिसेज, तो बाई को अपने दामाद से एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिला और उनकी बेटी उन्हें जबरदस्ती ले गई। मम्मी जियांग मेरा हाथ पकड़कर राइट साइड वाले घर की तरफ ले गई कि दूर से मैंने देखा कि गेट पर लोगों की 2 लाइनें खड़ी थी। जैसे ही हम पास पहुंचे, उन दोनों लाइनों के लोगों ने एक साथ कहा, वेलकम होम यंग मास्टर। ये सीन देखकर मैं तो एकदम चौंक गया। फिर जब थोड़ा संभला तो काफी इमोशनल फील होने लगा। इस मोमेंट पर आकर फाइनली मुझे घर वाली फीलिंग आने लगी। तो पापा जियांग और मम्मी जियांग ने मेरा एक एक हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गए। जियांग यांग और जियांग वानरू भी हमारे पीछे घर के अंदर आ गए। बटलर ने पहले ही लेट नाइट मील तैयार कर लिया था, बस जियांग फैमिली के लौटने का वेट हो रहा था। मैंने जियांग हाउस में कदम रखा। आसपास सब कुछ बहुत नया सा था, पर हर जगह से एकदम लग्जरी वाली वाइब आ रही थी। जैसा अमीरों की लाइफ सच में एकदम अलग होती है। यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल भी कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। हालांकि मम्मी जियांग ने जानबूझकर कोई छानबीन नहीं की थी, फिर भी उन्होंने पहले ही मेरी पसंद पूछ ली थी ताकि मेट्स ने जो लेट नाइट मील बनाया था उसमें मेरी पसंद की डिशेज हों। और खाना खाने के बाद मम्मी जियांग एक्साइटमेंट में मुझे मेरे कमरे की तरफ खींच ले गई। और जियांग कपल का रूम 2nd फ्लोर पर था, जबकि जियांग भाई बहनों के कमरे 3rd फ्लोर पर सेट किए गए थे। उनमें से मेरा कमरा 3rd फ्लोर पर सबसे बेस्ट लाइटिंग वाला था। मॉम जियांग दरवाजा पुश करके खोला, तो जब मैंने रूम का लेआउट क्लियरली देखा तो मेरी आंखों में एक चमक आ गई। जियांग चेन, मुझे तुम्हारी प्रेफरेंस नहीं पता थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारा रूम अरेंज कर दिया। तो अगर तुम किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो बस बोल देना, तो मैं उसे तुरंत चेंज करवा दूंगी। रहने की जगह को लेकर मेरी कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो जिस छोटे से घर में मैं बड़ा हुआ हूँ उसके कंपैरिजन में ये जगह बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और तो और रूम में इतनी बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो भी है और बाहर कम रखते ही पूरी सुंदर माउंटेन सीनरी दिखाई देती है। मॉम, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये जगह मेरे पुराने घर से कहीं ज्यादा बेटर है। ये सुनकर मॉम जियांग की आंखें फिर से लाल हो गई। ऐसा लग रहा था कि जब से वो मुझसे मिली हैं और मॉम जियांग लगातार आंसू बहाए जा रही थी। मुझे थोड़ा हर्ट महसूस हुआ और मैंने मॉम जियांग का हाथ थाम लिया। मैं लोगों को कंफर्ट करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, आप सैड मत हो, अब मैं आपके पास वापस आ गया हूँ। मॉम जियांग ने रोना बंद किया और स्माइल दी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। हम मेरा जियांग चेन सही कह रहा है, तू वापस आ गया है, तू फिर से मेरे पास आ गया है जियांग चेन। मम्मी तुझे डबल प्यार देगी। माँ बेटे ने थोड़ी देर और गपशप की, फिर मम्मी जियांग न चाहते हुए भी वहाँ से चली गई। मम्मी जियांग के जाने के बाद मैंने उस एकदम नए माहौल को देखा और डिसाइड किया कि अपने नए रूम का एक छोटा सा टूर कर लूं। मेरा नया रूम बहुत बड़ा था, उस छोटे से घर से भी बड़ा जहाँ मैं अपनी दादी के साथ रहता था। यहाँ घूमते हुए लगा कि भाई यहाँ की लग्जरी तो मेरी इमेजिनेशन से भी परे है। तो फिर मैंने रूम की बाकी जगहें एक्सप्लोर की और मुझे पता चला कि ये रूम बगल वाले रूम से कनेक्टेड है। वो एक स्टडी रूम था जिसे क्लासिकल स्टाइल में डेकोरेट किया गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया हो। स्टडी में बहुत ऊंची और बड़ी बुक शेल्फ्स की 2 लाइनें थीं जो हर तरह की बुक्स से भरी हुई थीं। स्टडी में एक फ्लोर टू सीलिंग विंडो भी थी। उसे खोलते ही एक लंबा सस्पेंडेड कॉरिडोर दिखा। उस लंबे कॉरिडोर का एंड भी एक रूम से कनेक्टेड था। तो मैं बहुत क्यूरियस था
इसलिए दपाओं उस लंबे कॉरिडोर पर चलने लगा। स्टडी की फ्लोर टू सीलिंग विंडो जैसे ही दिखने वाले दरवाजे के सामने खड़े होकर मैंने अंदर झांका। अंदर एकदम पिच ब्लैक था, कोई लाइट नहीं थी। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। मैंने उसे हल्का सा पुश किया और देखा कि दरवाजा अनलॉक था। मैंने धीरे से हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। रूम के दूसरे एंड से किसी ने दरवाजा खोला। लाइट्स ऑन हो गई। बाय लुयान और मैं बाथरोब पहने हुए एक दूसरे को घूरने लगे। ऑब्वियसली हम तो अभी शावर लेकर फ्री हुए थे, तो हम दोनों एकदम स्टंड रह गए। फिर मेरी नजरें अनजाने में उसकी फेयर चेस्ट पर चली गईं, बाय लुयान की, जो पूरी तरह से एक्सपोज थी। थोड़ी देर सरप्राइज होने के बाद बाय लुयान ने खुद को संभाला तो मुझे अपनी चेस्ट की तरफ घूरते देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। क्या ये ब्यूटीफुल है? सॉरी। तो मैंने बाय लुयान के स्टडी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं पागलों की तरह उस लंबे कॉरिडोर से भागकर अपनी स्टडी में आया और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। तो मैं दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हाँफने लगा। तो पर मेरे दिमाग में बाय लुयान की वो बाथरोब वाली इमेज बार बार रिप्ले हो रही थी। उसकी फेयर स्किन को याद करके मेरे गाल जलने लगे। अब मैं अपने हाथ से खुद को हवा करने लगा ताकि चेहरे की गर्मी थोड़ी कम हो सके। पर बाय लुयान की वो इमेज दिमाग से जा ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से मेरा काम डाउन होना इम्पॉसिबल हो गया था। मेरे रूम की स्ट्री बगल वाली बाय लुयान की स्टडी से कनेक्टेड है। क्या हमारे रूम्स इतने पास हैं? मुझे लगा मैंने और सोचा तो मेरा दिमाग फट जाएगा, इसलिए मैंने ड्रेसिंग रूम से कपड़े निकाले और सीधा बाथरूम चला गया। बाहर आने के बाद मैं आराम से रूम के बड़े से बेड पर लेट गया। बेडिंग शायद अभी धुलकर सूखी थी। उसमें से न फ्रेश खुशबू आ रही थी बल्कि धूप वाली फील भी थी। तो पहले मुझे लगा कि इस नई जगह पर मुझे सुबह तक नींद नहीं आएगी, पर पता नहीं थकान की वजह से या फिर बेड इतना कंफर्टेबल था कि लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। तो सपने में मुझे मेरी दादी दिखी। वो थोड़ी ही दूर खड़ी थी और मुझे बड़े काइंडली देख रही थी। मैं भागकर उनकी तरफ गया और सीधा उनके गले लग गया। दादी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी पीठ थपथपाई। गुड बॉय, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उनकी जाने वाली बात सुनकर मैंने उन्हें और भी टाइट हक कर लिया। मैं काफी देर बाद मैंने भारी मन से उन्हें छोड़ा तो मैंने उन्हें एक प्यारी सी स्माइल दी। दादी, आप अपनी अगली लाइफ में खुश रहना। उन्होंने बस सिर हिलाया। उनकी फिगर धीरे धीरे लाइट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने हाथ बढ़ाया, कुछ पकड़ना चाहा, पर एंड में मेरे हाथ कुछ नहीं आया। अगली सुबह जल्दी ही मेड्स को कुछ खटपट की आवाज आई। मेड्स ने एक दूसरे को देखा और तुरंत किचन में चेक करने गई। तो उन्होंने देखा कि कल ही घर लौटे सेकंड मास्टर एप्रन पहनकर कुकिंग कर रहे थे। शोर सुनकर मैंने सिर घुमाया और मेड्स को देखकर स्माइल किया। मेड्स वहीं के वहीं हैरान रह गईं। होश में आते ही वो तुरंत आगे आईं और मेरे हाथ से स्पैचुला छीन लिया। सेकंड यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? हाँ, ये सब काम बस हम पर छोड़ दीजिए। सेकंड यंग मास्टर, अगर साहब और मैम साहब को पता चला तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तुरंत उन्हें इंटरप्ट किया और स्माइल करते हुए बोला, मैं इस बारे में मम्मी पापा से बात कर लूंगा। तो मैं जल्दी जाग गया था तो मैंने बस थोड़ा ब्रेकफास्ट बना लिया। मेट्स ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। छोटे मालिक, अगर आप हमारा काम छीन लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने तो बस जियांग फैमिली के लिए पर्सनली ब्रेकफास्ट बनाने का सोचा था, पर इस इश्यू पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने अपोलोजेटिक होकर उनकी तरफ स्माइल किया। आई एम सॉरी, मैं बस मम्मी पापा के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था। आज ये लास्ट टाइम है, आगे से आप लोग ही करना। मेट्स ने तुरंत चैन की सांस ली। मुझे सच में थोड़ा एम्बेरेस्ड फील हुआ। ऐसा लगा मैंने किसी की रोजी रोटी ही छीन ली हो। मम्मी के जागने के बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे रूम में आकर नॉक किया। पर काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। उन्हें लगा मैं अभी तक सोया हूँ। फिर वो पापा, मेरे भाई बहन नीचे आए और मुझे ब्रेकफास्ट लाते हुए देखा। तो मैंने कदमों की आवाज सुनी और ऊपर देखा तो जियांग फैमिली के चारों मेंबर्स हैरान खड़े थे। मेरे चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। भाई बहन, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और खा लो। जियांग फैमिली के चारों मेंबर्स होश में आए और जल्दी से नीचे आकर डाइनिंग टेबल के पास खड़े हो गए। वहाँ चाइनीज और वेस्टर्न दोनों स्टाइल का ब्रेकफास्ट था। जियांग वानरू ने मेरी तरफ देखकर अपनी आंखें झपकाईं। जियांग चेन, क्या ये सब तुमने बनाया है? तो मैंने शर्माते हुए सिर हिलाया, पर मेरा क्रेडिट लेने का कोई इरादा नहीं था। तो मैं जल्दी उठ गया था तो बस थोड़ा बहुत बना लिया। और सब लोग ट्राई करो और देखो कि आप पसंद आता है या नहीं। उन्हें पसंद आए या ना आए, जियांग फैमिली ब्रेकफास्ट तो पक्का खत्म करेगी ही। मम्मी ने दुखी मन से मेरा हाथ थाम लिया। तो मेरे डियर, तुम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए इतनी जल्दी उठ गए? मैंने नोट किया सडनली, जैसे मुझे कुछ याद आया हो। मैंने जल्दी से कहा, मुझे सुबह बस नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठ गया। आपसे बस रहने दो, तो ये सब चीजें मेड्स हैंडल कर लेंगी, मैं थोड़ा और सो सकता हूँ। अब फादर जियांग और मदर जियांग को पता था कि मैं वरीड था। वो मेड्स को ब्लेम करेंगे कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही। जब मदर जियांग ने ये सुना तो वो भी राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। साथ रहने का तरीका अभी धीरे धीरे हार्मोनाइज करना पड़ेगा। अब फादर जियांग ने आगे बढ़कर मॉम और बच्चे दोनों को हक किया और मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए पुश किया। चलो जल्दी से अपने बेटे की कुकिंग टेस्ट करते हैं, अगर ये ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मदर जियांग ने स्माइल के साथ नोट किया। ऑल राइट, इसका टेस्ट लेते हैं। टेबल पर ये ब्रेकफास्ट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। भले ये डिलीशियस ना हो, वो इसे पूरा फिनिश कर देंगे। वैसे भी मेरी कुकिंग का फ्लेवर घर के शेफ से कम नहीं था। जब मैं पहले ब्रेकफास्ट बना रहा था, मैंने इंटेंशनली घर की आंटी से जियांग फैमिली के टेस्ट के बारे में पूछा था और फिर उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से सबके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया। जियांग फैमिली के चारों मेंबर्स ने जब ब्रेकफास्ट टेस्ट किया
तो सबके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था। फादर जियांग खाते हुए इसे डिलीशियस बोलकर प्रेज कर रहे थे। हमारे जियांग सेन की कुकिंग स्किल्स वाकई बहुत अच्छी हैं। मम्मी जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो घर के शेफ के लेवल का है, सच में बहुत टेस्टी है। बड़े भाई के चेहरे पर सरप्राइज था। छोटे भाई, क्या तूने ये पहले कभी सीखा है? अपनी फैमिली को इतने मजे से खाते हुए देखकर तो मुझे अंदर से बहुत खुशी फील हो रही थी। मेरे हाई स्कूल के समर ब्रेक के दौरान मैं एक ब्रेकफास्ट डाइनर में पार्ट टाइम जॉब करता था। तो उस डाइनर का नाश्ता बहुत ही डिलीशियस होता था। जब मैंने ये बताया तो याद आया कि हर दिन सुबह होने से पहले ही वहाँ लंबी लाइन लग जाती थी। तो मेरी टोन बहुत ही नॉर्मल थी। मेरा कोई विक्टिम कार्ड खेलने का इरादा नहीं था, पर झांग फैमिली को ये कुछ और ही लगा। उन्हें ये बात वैसी बिल्कुल नहीं लगी जैसी मैंने कही थी। उनके छोटे भाई को हाई स्कूल के समर ब्रेक में काम करना पड़ा था। वो भी सूरज निकलने से पहले पैसे कमाने बाहर जाना पड़ता था। झांगी यांग और झांग वानरू को याद आया कि उनके अपने समर ब्रेक्स तो ट्रेवलिंग में या घर पर बीतते थे, या कभी कभी दोस्तों के साथ चिल करने और शॉपिंग में। इस कंपैरिजन को देखकर झांग यांग और झांग वानरू को अचानक थोड़ी शर्म महसूस होने लगी। तो पर पापा और मम्मी तो उनसे भी ज्यादा अश्रेंट फील कर रहे थे। ये उनकी ही लापरवाही थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना छोटा बेटा खो दिया और उसे इतने स्ट्रगल्स झेलने पड़े। पापा और झांग यांग सच में बाप बेटे ही थे। मैंने देखा कि उन दोनों ने एक साथ अपनी जेब से ब्लैक कार्ड निकाला और सीधा मेरे हाथों में ठूंस दिया। इसे रख ले, जो मर्जी हो वो बाय कर लेना। वो बस दिल खोल के स्पेंड कर। मेरे बगल में खड़े बड़े भाई ने भी अपना ब्लैक कार्ड निकाल लिया। ये ले, तुझे जो जो चाहिए वो खरीद लेना। बिंदास खर्च कर मैं अपने हाथ में उन 2 ब्लैक कार्ड्स को बस ब्लैंक होकर देखता रह गया। मुझे अपने दिमाग में वापस आने में काफी टाइम लगा। जियांग वानरू थोड़ी स्लो रिएक्ट हुई और बैग से कार्ड निकालने वाली थी, पर मैं जल्दी जल्दी उसे रोक दिया। इसे निकाल मत। जियांग वानरू थोड़ा पफ करती हुई लग रही थी जैसे थोड़ा इंजस्टेड, खुद से नाराज थी कि रिएक्ट नहीं कर पाई। उसके पापा और बड़े भाई जितनी फास्ट, मैं 2 ब्लैक कार्ड्स वापस उनकी तरफ धकेल दिया। आप सब ये कार्ड्स वापस ले लो। उस वक्त जियांग फैमिली के सबके एक्सप्रेशन थोड़ा हर्टेड लग रहे थे। वो अपने बेटे को कंपेंसेट करना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था मुझे क्या पसंद है। इसलिए उन्होंने सोचा कि सीधे मुझे मनी दे दें ताकि मैं जो भी चाहूँ वो खरीद सकूं। आखिर जियांग परिवार को जो चीज नहीं कमी थी वो थी मनी। भले ही मैं लवली खर्च करूं, वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, तो पर मैं उनके ब्लैक कार्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इससे मेरे पापा और बड़े भाई थोड़ा हार्ट ब्रोकन हो गए। मदर जियांग ने देखा कि उसके हस्बैंड और बेटे क्या सोच रहे हैं। उसने 2 ब्लैक कार्ड्स उठाए और मेरे सामने फिर से रख दिए। तो तेरा पापा और बड़ा भाई सिर्फ तुझे कंपेंसेट करना चाहते हैं, बस शांति से ले ले। मैं माँ जांग को देखा, फिर अपने पापा और बड़े भाई को उनके हर्टेड एक्सप्रेशन के साथ देखा और आखिर में 2 कार्ड्स ले लिए। वैसे भी मेरे पास पैसे खर्च करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। ये सिर्फ 2 कार्ड्स हैं, अगर मुझे इन्हें एक्सेप्ट करना पड़े तो मैं करूंगा। उसी टाइम कुछ फिगर्समैन डोर से अंदर आ गए। वो बाई फैमिली के 4 मेंबर थे। असल में बाई फैमिली की एक और बेटी है, पर वो अभी विदेश में पढ़ाई कर रही है और वापस नहीं आ सकी। आई बादी अभी तक नहीं आई थी, पर उनकी आवाज पहले ही सुनाई दी। दामाद दादी यहाँ तुम्हें देखने आई हैं। जियांग फैमिली वाले सब खड़े हो गए उन्हें स्वागत करने के लिए। तो दादी बाई ने नाश्ते से भरपूर टेबल देखकर शंकित होकर पूछा, छोटे जियांग, क्या तुम्हारे घर में नाश्ते के शेफ बदल गए? अब पिता जियांग ने मुझे गर्व भरी अभिव्यक्ति से देखा। जियांग शेन ही थे जिन्होंने जल्दी उठकर इसे बनाया। बादी, थोड़ा लीजिए। जैसे ही बाई फैमिली की मातृमुखी ने सुना कि उनका दामाद बना रहा है, वो तुरंत टेबल पर बैठ गई, चॉपस्टिक उठाया और खाने लगी। इसे देखकर मैं बोल पड़ा, एक पल रुकिए। बाई फैमिली की मातृमुखी की चॉपस्टिक हवा में ही रुक गई। मैं जल्दी से किचन में दौड़ते हुए कुछ हल्के डिशेज लाया और बाई दादी के सामने नाश्ता रख दिया। उस सबकी नजर मुझ पर देखकर मैं थोड़ा शर्माया। सुना था बाई दादी आ रही हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर ये हल्के डिशेज आपके लिए बनाए। बुजुर्गों को सुबह में हल्का कुछ खाना बेहतर रहता है। ये बाई और जियांग दोनों फैमिली वाले जानते थे कि बाई फैमिली की मातृमुखी को तीखा स्वाद पसंद है और हल्का टेस्ट वाला खाना सबसे ज्यादा नापसंद है। बाई लुओयान बोलने ही वाली थी कि जब उसने कहा कि दादी बाई खुशी खुशी वो हल्के नाश्ते के डिशेज उठाकर खा रही हैं, तो बिल्कुल भी नापसंदगी या हिचकिचाहट का कोई इशारा नहीं दिखा। सबको थोड़ा हैरानी हुई। बाई परिवार की मातसत्ता मेरे तरफ मुस्कुराते हुए खा रही थी। मेरे दामाद अभी भी सबसे ज्यादा मेरी देखभाल करने वाला है। तो बाई दंपति एक दूसरे को बेबस नजरों से देख रहे थे। वे बाई परिवार की मातसत्ता की परवाह कैसे नहीं कर सकते? क्या उन्होंने पहले उसे हल्के खाने की सलाह नहीं दी थी? पर दादी बाई ने कभी सुना? मैंने बस इतना ही कहा और दादी बाई खुशी खुशी खा गई। सच में लोगों को अलग अलग लोग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। फादर जियांग मुस्कुराए और बाई परिवार को बैठने के लिए आमंत्रित किया। असल में मैंने बाकी 3 लोगों के लिए भी अलग नाश्ता तैयार किया था। एक डिश मैं सीधे ले आया था कि बाई परिवार की एक झलक। तो जब मैं बाई लुओयान को नाश्ता लाया तो अचानक मुझे कल रात की अजीब सी घटना याद आ गई। मेरे गाल तुरंत लाल हो गए, पर बाई लुओयान ने जैसे कुछ नहीं हुआ हो वैसा ही व्यवहार किया। तो उसके सामने रखे नाश्ते और उस काली कॉफी की कप को देखते हुए उसकी गहरी आंखों में एक छोटी चमक दिखी। धन्यवाद, उसकी साफ और प्यारी आवाज मेरे कान में गूंजी। मेरा दिल धड़कन छोड़ गया। कोई बात नहीं। तो सबने हमारे बीच की बातचीत, वो एक्सचेंज और समझदार नजर देखी। डाइनिंग टेबल पर दोनों परिवार खुशी खुशी और सामंजस्यपूर्ण थे। चित्त बहुत ही सुखद थी। मैं उतनी आउटगोइंग इंसान नहीं हूँ, इसलिए बस साइड में चुपचाप सुन रही थी। अचानक मेरे बगल से एक साफ आवाज आई, बाहर वॉक पर चलना है क्या? जैसे ही मैंने ऊपर देखा, बाई लुओयान पहले से ही मेरे बगल में खड़ी थी। तो वो बस मुझे चुपचाप देख रही थी।
ये सुनकर झांग मम्मी और बाई मम्मी हमें देखकर मुस्कुराने लगी। दोनों मम्मी को ऐसा बोलते देख लगा कि वॉक पर जाना अच्छा रहेगा, तो मुझे फील हुआ कि अगर अभी बाई ने लुओ यान के ऑफर को मना किया तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं उठी और उसके पीछे लिविंग रूम से बाहर निकल गई। मम्मी जियांग और मम्मी बाई ने उन दोनों को देखा और एक साथ सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल दी। तो मम्मी बाई धीरे से हंसी, लगता है दोनों बच्चों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी जियांग के चेहरे पे भी काफी एक्साइटमेंट दिख रहा था। अगर उनकी सच में बॉन्डिंग हो गई तो कितना बढ़िया होगा। आंगन में मैंने उन सलीके से सजाए हुए फ्लावर बेड्स को देखा और मुझे लगा कि ऐसे माहौल में वॉक करने से मेरा मूड काफी फ्रेश हो गया है। तो बाई लुओ यान ज्यादा कुछ नहीं बोली। जियांग फैमिली के आंगन के कंकड़ वाले रास्ते पर उसके साथ चलते हुए मुझे लगा ऐसे बिना कुछ बोले बस चलना थोड़ा अजीब है। तो मैं सोचने लगी कि क्या टॉपिक छेड़ूं। ऊपर हम उतने क्लोज नहीं थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं। बाई लुओ यान बोली। जियांग शेन इतने पर्सनल तरीके से पुकारना मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर बाई लुओ यान बहुत कैजुअल लग रही थी। उसने हल्के से अपने लाल होंठ खोले। तुम्हें पता है ना कि हमारी फैमिली से दोस्त रही हैं। मैंने सिर हिलाया, हाँ मुझे पता है। तभी मैं इन्हें बाई लुओ यान को कहते सुना, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैदा होते ही मेरी तुमसे बचपन की सगाई तय हो गई थी। मैंने शौक में अपना सिर बाई लुओ यान की तरफ घुमाया और ब्लैंक होकर अपनी पलकें झपकाई। तो एक पल के लिए तो मैं सच में रिएक्ट ही नहीं कर पाई। मुझे इस बारे में वाकई कुछ नहीं पता था। न मेरे पेरेंट्स ने और न ही मेरे बड़े भाई बहन ने कभी मुझे ये बताया था। शायद उन्हें बस अभी तक मुझे ये बताने का टाइम ही नहीं मिला था। पर कल दादी बाई का एटीट्यूड देखकर और जिस तरह वो मुझे बार बार पोता दामाद बुला रही थी, मैंने थोड़ा बहुत गेस तो कर ही लिया था। अब बात बस यह है कि मैं पहले इस स्पेकुलेशन को इग्नोर कर रहा था, पर अब बाई लुओ यान ने इसे इतने फ्रैंकली सामने रख दिया है तो मुझे लगा कि अब मैं और ज्यादा डम बनने का नाटक नहीं कर सकता। अमीर फैमिलीज में बचपन की सगाई फिक्स करना बहुत नॉर्मल बात है। तो दोनों फैमिलीज के बड़े एक दूसरे को जानते हैं और उनका रिश्ता बहुत क्लोज है, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे और भी करीब आ जाएं। ये भी एक बहुत ही नॉर्मल सोच है। बाई लुओ यान रुकी, अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ थोड़ी झुकी। मेरे चेहरे के एकदम पास आकर उसके होने कोने थोड़े से ऊपर उठे। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? बाई लुओ यान की सडन क्लोजनेस ने मुझे थोड़ा फ्लस्टर्ड कर दिया। तो मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहती थी, पर मेरे पैर जैसे जम गए थे क्योंकि बाई लुओ यान मुझे ही घूर रही थी। थोड़ा शर्माते हुए मैंने ऑकवर्ड होकर अपनी नजरें हटा ली। मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। बाई लुओ यान सीधी खड़ी हो गई। उसकी टोन काफी रिलैक्स थी। उसने इसे पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया था। तो मैं हैरान रह गई। फिर मुझे अपने गाल थोड़े गर्म महसूस होने लगे कि मुझे लगा कि लुओ यान ने जो अभी कहा वो थोड़ा एम्बिगुअस था। ऊपर से लुओ यान की बातों से लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि वो मुझे लाइक करती है। तो मैंने अपना मूड शांत करने की कोशिश की और ऊपर बाई लुओ यान की तरफ देखा। और तुम्हारा क्या? इस सगाई को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? कि मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसी टाइप की इंसान हूँ जो बाई लुओ यान को पहली नजर में अपना दीवाना बना लूं। और जब दोनों तरफ के बड़ों ने ये सगाई फिक्स की थी तब उन्होंने बाई लुओ यान और मेरी ओपिनियन नहीं पूछी थी। बाई लुओ यान इस सगाई के सख्त खिलाफ हो। बाई लुओ यान ने ज्यादा देर तक नहीं सोचा। उसकी टोन अभी भी पहले की तरह ही जेंटल थी। तो मुझे इससे नफरत नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हें ये पसंद है ना? कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होने लगी हैं। हमारे आसपास की हवा भी बाई लुओ यान की पिछली बातों की वजह से पिंक बबल्स से भरी हुई लग रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे बाई लुओ यान कह रही हो कि वो मुझे पसंद करती है। मैंने अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। तो क्या तुम बड़ों की तय की हुई सगाई एक्सेप्ट करती हो? बाई लुओ यान ने मुझे देखा और अचानक मेरा हाथ खींचते हुए बोली, मैं तुम्हारे हाँ कहने का वेट कर सकती हूँ। और मैं एकदम गई और उसका चेहरा देखने लगी। बाई लुओ यान का वो बेहद खूबसूरत चेहरा। तो मैं बस उसे देखती ही रह गई और अनजाने में ही उसकी खूबसूरती में खो गई। बाई लुओ यान ने मेरा वो लव स्ट्रक चेहरा देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। लगता है तुम मेरे इस चेहरे से काफी सेटिस्फाइड हो। जैसे ही मैं होश में आई मुझे लगा कि मुझे थोड़ा शांत होने की जरूरत है। तो तभी मुझे अचानक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई। काफी देर सोचने के बाद मैं धीरे से बोली, बाई लुओ यान एक बात है जो मुझे मैं ऑनेस्टली बतानी पड़ेगी। बाई लुओ यान को शायद पहले से ही पता था कि मैं क्या कहने वाली हूँ। उसके लाल होंठ थोड़े सिकुड़े। तुम मुझे अपने और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहती हो ना? फिर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने ऑनेस्टी के साथ सिर हिला दिया। तो बाई लुओ यान ने सीधा मेरी आंखों में देखकर पूछा, तुम दोनों कितनी आगे तक गए? कि मैंने नहीं सोचा था कि बाई लुओ यान इतनी डायरेक्ट होगी। तो मैं कुछ सेकंड के लिए स्टंट रह गया। फिर ठीक हुआ। हम सिर्फ 1 साल डेट किए। हम हाथ पकड़ते और गले लगते पर कभी भी किस नहीं किया। वो और मैं पहले ही ब्रेक अप हो चुके हैं और सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया। मैं आगे कभी पीछे नहीं देखूंगा। ये सुनते ही बाई लुओ यान के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। लग रहा था कि वो बहुत ही गुड मूड में है। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी आवाज लाइट लेकिन बहुत ही जेंटल थी। क्या मैं तुम्हें किस करूं? मैं सोच रहा था कि शायद ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। तुमने अभी क्या कहा? बाई लुओ यान ने धीरज से दोहराया। तो क्या मैं तुम्हें किस करूं?
मैं उसकी ओर घूरा स्टंट तो मेरे दिमाग में पूरी तरह गड़बड़ी थी। मुझे वहाँ फ्रीज खड़ा देखकर उसने सिर थोड़ा ऊपर किया और मेरे करीब आई कि मैं देख रहा था कि उसका चेहरा धीरे धीरे पास आता जा रहा है। मैं नर्वस होकर गला घूंट रहा था तो बाई लुयान मेरे से 5 सेंटीमीटर दूर रुक गई और धीरे धीरे हंसी। जियांग शेन, तुम्हें अब आंखें बंद करनी चाहिए। मैं आज्ञाकारी होकर सुनते हुए आंखें बंद कर ली। मेरी दृष्टि नहीं रही, मेरी बाकी इंद्रियां तेज हो गईं। मैं साफ साफ महसूस कर सकता था एक प्योरिच फ्रेग्रेंस जो मेरी नाक के पास से गुजर रही थी। वो बाई लुयान की खुशबू थी, जैसे बाई लुयान और नजदीक आती जा रही थी। मैं थोड़ा टाइट हो गया और हल्के से भौहें सिकोड़ ली। लो बाई यान ने मेरी छोटी हरकत देखी और अंदर से एक हल्की आली। उसके गरम कोमल होठों ने मेरे गाल पर एक चुंबन लगाया तो गाल पर चुंबन मिलते ही मैं हैरानी से आंखें खोल दिया। बाई लुयान ने धीरे धीरे मुस्कुराया। तो मैं तुम्हें जल्दी से डराना नहीं चाहता था। ऐसा कहकर उसने मेरे कंधे से हाथ हटाया और हमारे बीच की अनिश्चित दूरी बढ़ा दी। मैंने तुरंत ही महसूस किया कि खुशबू काफी कम हो गई। मैं किसी कारण से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा था। बाई लुयान ने मिस नहीं किया तो मेरी आंखों में झलकती हुई डिसअपॉइंटेड लुक को देख उसने चुपचाप अपना एक्सप्रेशन सेट किया। चलो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। न मैं और न बाई लुयान ने इसका जिक्र किया। अभी अभी आंगन में हुआ वो चुम्बन। थोड़ी देर और चलने के बाद मैं अपनी दिवंगत दादी के बारे में फिर से सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि बाई लुयान ने देखा था कि मेरा मूड थोड़ा गिर गया है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से विषय बदल दिया। एक ऐसी जगह जो दादी जियान के लिए बहुत बढ़िया फेंग सुई वाली हो। एक शुभ दिन है, क्या तुम उसे उसकी फाइनल जर्नी पर विदा करना चाहते हो? मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। मैंने अपनी दादी की राख को हजारों मील दूर जिंगचेंग ले आया और यहाँ ही उसे आराम देने का फैसला किया। बिल्कुल, मुझे उसकी फाइनल जर्नी पर विदा करना ही पड़ेगा। कि मैं थोड़ा हैरान था कि दफन की जगह ढूंढने का टास्क बाई लुयान को मिल गया। ओलियांग, विंक, पिछले कुछ दिनों से तू बहुत बिजी रहा। तो मेरी समझ में जितने अमीर लोग होते हैं उतने ही बिजी होते हैं। इतनी बड़ी कंपनी संभालने के लिए इतने सारे बिजनेस, हर दिन तो पूरी तरह स्वयं होते होंगे। तो पर अभी देखूं तो बाई लुयान बिल भी बड़ी कंपनी की सीईओ जैसी नहीं लग रही। बाई लुयान ने भी जानबूझकर अपने वर्क डिटेल्स समझाए। कोई बात नहीं, मैं ही बॉस हूँ तो मैं थोड़ा लेजी भी हो सकता हूँ। मैं बाई लुयान को हैरानी से देख रहा था। पहले मैं सोचता था कि वो कोल्ड है, पर मैं नहीं सोचता था कि उसे मजाक करना आता है। मैं अभी शॉवर खत्म करके बाथरूम से बाहर आया, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैं खोलने गया और देखा कि मेरी माँ वहाँ खड़ी है। अंदर आओ ना। माँ अंदर आई, मुझे सोफा पर अपनी बगल में बैठा दिया और मेरा हाथ थाम लिया। मेरे प्यारे बेटे, घर आने के बाद क्या कोई चीज है जो तुझे अभी तक अजीब लग रही है? अगर कुछ है तो जरूर मुझे बता देना। मैं सिर हिलाया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे अजीब लगे। वो खाना बढ़िया है और रहने की कंडीशन भी शानदार है। तो कुछ देर बात करने के बाद माँ आखिरकार इस बातचीत का मेन पर्पस बताने लगी। अजियन, असल में जब तू पैदा हुआ था, तेरी दादी और पड़ोसी वाली दादी ने तेरे और लुयान की सगाई तय कर दी थी। पहले हम डरते थे कि तू तुरंत इसे अप्रूव नहीं कर पाएगा, इसलिए हम नहीं बताए थे। पर मैं देख रहा हूँ कि तू और वो लड़की एकदम चिल हैं, तो मेरे गाल थोड़ा लाल हो गए। पर दिल में हमेशा एक सवाल रहा है, क्यों मेरे बड़े भाई की सगाई नहीं हुई? वो मेरे से पहले आया था। माँ जियांग हंसी। असल में शुरू में दोनों परिवारों के बुजुर्गों यान और जियांग यांग की सगाई तय करना चाहते थे, पर दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो वो टाइम में बस ऐसा हुआ कि मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, तो तेरे लुयान की सगाई तय कर दी गई। और अब भी तू और लुयान साथ रहेंगे या नहीं, ये दोनों की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो जियांग शेन, तेरे क्या थॉट्स हैं? माँ भी मेरे थॉट्स जानना चाहती थी। तो उसे लगा कि उसने इस बेटे के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। अगर मैं साफ कह दूं कि मुझे बाई लुयान पसंद नहीं है, तो वे मुझे बाई लुयान से शादी फोर्स नहीं करेंगे। अचानक मुझे याद आया कि दिन में आंगन में क्या हुआ था। मुझे वो नापसंद नहीं है। ये सुनते ही माँ जल्दी से बोल पड़ी। तो जियांग शेन, तो इसे पूरी तरह रिजेक्ट नहीं कर रहा? इसका मतलब अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, सही? मैं हाँ में सिर हिलाया। दिन में आंगन में मैंने बाई लुयान को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया, तो आज रात मैं माँ जियांग के सामने भी इसे रिजेक्ट नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे लगा कि बाई लुयान के बारे में मेरा इंप्रेशन अच्छा है। ये फीलिंग शेन कियाओ वेई को पसंद करने वाले फीलिंग से अलग थी। ये काफी नेचुरल लग रहा था। बस बात यह है कि मेरा अभी अभी शेन चियाओ वेई से ब्रेकअप हुआ है। हालांकि अब मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं बची। मेरा दिल अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। अभी बाई लुयान के साथ रिलेशनशिप में आना उसके साथ अनफेयर होगा। मम्मी, फिलहाल मेरा किसी रिलेशनशिप में आने का कोई इरादा नहीं है। तो मम्मी हैरान रह गई। फिर उन्होंने मुझे एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। जियांग शेन, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें बाई लुयान काफी पसंद है। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, पर फिर भी मैंने अपनी और शेन चियाओ वेई की पूरी कहानी सुना दी। जब मम्मी को पता चला कि शेन चियाओ वेई ने क्या किया था, वो इतनी शॉक थी कि काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। और फिर उन्होंने मुझे बहुत दुख के साथ गले लगा लिया। तकाश हम तुम्हें कुछ दिन पहले ढूंढ पाते तो तुम्हें इतने बुरे एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना पड़ता। तो मेरे बेचारे बेटे, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। उसके मम्मी ने मुझसे थोड़ी देर और बात की और फिर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं फिर से सुबह जल्दी उठ गया। तो आज मेरा लुयान के साथ दादी की अस्थियों को सिमेट्री ले जाने का प्लान था, इसलिए मैं जानबूझकर बहुत जल्दी उठ गया। तो मुझे पक्का नहीं पता था कि बाई लुयान कब आएगी, इसलिए मैं बस लिविंग रूम में वेट करने लगा। मैंने पहले लुयान को कांटेक्ट करने का सोचा था, पर फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना पुराना फोन और सिम कार्ड बीजिंग एयरपोर्ट के कचरे के डिब्बे में फेंकने सोचा था। मैंने अभी तक नया फोन और सिम कार्ड नहीं खरीदा था।
तभी सोचूं कि पिछले 2 दिनों से इतनी शांति क्यों लग रही थी। तो बाई लुयान भी काफी जल्दी पहुंच गई। तो उसके पास एक बैग था। उस बैग को देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया कि फिर मैंने देखा कि बाई लुयान ने बैग सीधा मेरे सामने कर दिया। मैंने अपनी तरफ इशारा किया मेरे लिए। बाई लुयान ने स्माइल दी और सिर हिलाया। तो हाँ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जल्दी इसे ओपन करो, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। मैंने क्यूरियोसिटी के साथ बैग से एक बॉक्स निकाला। बॉक्स के अंदर फोन का लेटेस्ट मॉडल था। वो बाई लुयान ने एक नया सिम कार्ड भी रेडी रखा था। मेरे लिए भी। मैंने सरप्राइज होकर फोन की तरफ देखा। अभी मैं नया फोन खरीदने के बारे में सोच ही रहा था तो और पता चला कि बाई लुयान ने पहले ही मेरे लिए एक खरीद लिया था। मैंने अपने हाथ में लेटेस्ट मॉडल फोन को चेक किया। चेहरे पे स्माइल थी। हाँ, मुझे यह पसंद आया। तो मैं बस एक नया फोन खरीदने ही वाला था। तो ये कहने के बाद मैंने नया फोन अपनी पॉकेट में रखा और अपनी दादी की अस्थियों के कलश और बाई लुयान के साथ निकल गया। इस टाइम झांग फैमिली के चारों मेंबर्स सो रहे थे। तो मैंने बटलर को इन्फॉर्म किया कि मैं और बाई लुयान बाहर जा रहे हैं और उससे कहा कि पेरेंट्स के जागने पर उन्हें बता दे कि मैं कहाँ गया हूँ। तो मुझे बाई लुयान के साथ देखकर बटलर को काफी रिलीफ मिला। अपने यंग मास्टर को जाते हुए देखकर लिंगशान सिमेट्री कार सिमेट्री के गेट पर आराम से रुकी। तो मैं कलश पकड़े हुए कार से बाहर निकला और बाई लुयान मेरे साथ चल रही थी। हम स्टाफ के पीछे पीछे बरियल प्लॉट तक गए। स्टाफ ने कलश को ग्रेव के अंदर रखने में हेल्प की। बाई लुयान और मैं साइड में खड़े होकर चुपचाप देखते रहे। मेरी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी पर मैं रोया नहीं। दादी नहीं चाहती होंगी कि मैं हर वक्त रोता रहूं। मैंने उनकी ग्रेव के सामने थोड़ी देर बात की, फिर बाई लुयान के साथ निकल गया। सेमेट्री में दादी की अस्थियां रखने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे मन का बोझ पूरी तरह सेटल हो गया है। तो बस बात ये थी कि मैं अभी अभी बाई यान के साथ जियांग घर वापस आया था और तभी भाई और मम्मी मुझे फिर से बाहर ले जाने लगे और बाई लुयान, जिसे अभी जाने का मौका नहीं मिला था, उसे हमारे साथ ड्राइवर बनाकर ड्रॉप कर लिया गया। तो मैंने पीछे की सीट पर बैठे उन दोनों को देखने के लिए सिर घुमाया और पूछा, मम्मी भाई हम कहाँ जा रहे हैं? तो मम्मी मुस्कुराई और बोली, मुझे बस ये लग रहा है कि तुम बहुत दुबले हो गए हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा फुल फिजिकल चेकअप करवा लूं ताकि तुम्हारी बॉडी थोड़ी बन सके। अभी तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। तो उनकी टोन ऐसी थी कि मैं मना ही नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि गाड़ी चला रहे बाई लुयान ने भी एग्री करते हुए सिर हिलाया। मैं और कह ही क्या सकता था। वो धीरे से बोली, जियांग शेन आंटी जियांग भी तुम्हारी हेल्थ को लेकर काफी वरीड हैं। एक अच्छे बच्चे की तरह जाओ और अपना चेकअप करवा लो, सबको सुकून मिलेगा। क्या असबन में आप भी शामिल हैं? मेरा दिमाग अचानक कहीं भटक गया। मैंने बिना सोचे समझे ये सेंटेंस बोल दिया। कार का एटमॉस्फेयर एकदम से शांत हो गया। तो काफी देर बाद सिर्फ बाई लुयान का हल्का सा चकल सुनाई दिया, इसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जियांग शेन अच्छे बच्चे बन के रहो। मैंने सुना बाई लुयान की टोन ऐसी थी जैसे वो किसी बच्चे को पैम्पर कर रही हो। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं जा रहा, मेरा मना करने का कोई प्लान ही नहीं था। मेरे भाई ने एक आईब्रो उठाई और फिर ड्राइविंग करती हुई बाई लुयान की तरफ मुड़कर देखा। लुयान, सुना तुमने, मेरा छोटा भाई ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। तो बाई लुयान थोड़ा हंसी और बोली, वो हम खैर, वो अगली बार भी ट्राई करता रहेगा। उन दोनों की इस नोक झोंक के बीच मेरे पास बस चुप रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो मुझे जियांग फैमिली के प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। क्योंकि वो हमारी फैमिली का ही हॉस्पिटल था तो लाइन में वेट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पहुंचते ही हमारा चेकअप शुरू हो सकता था। कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस चीज पर अटक जाऊंगा। एकदम पहले टेस्ट आइटम पर ही पहला काम ब्लड ड्रॉ करना था। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरी वेन्स बहुत छोटी थी और नर्स ने मुझे कई बार प्रिक किया पर उसे सही वेन मिल ही नहीं रही थी। ये देखकर साइड में खड़ी मदर जियांग और जियांग यांग को बहुत बुरा लग रहा था। मेरे भाई का टेम्पर थोड़ा शॉर्ट है। ये देखकर कि नर्स ने फिर से निशाना मिस कर दिया। उसने चिढ़कर कहा, तुम्हें ब्लड ड्रॉ करना आता भी है या नहीं? क्यों, क्या तुम मेरे छोटे भाई को कोई टेस्ट सब्जेक्ट समझ रही हो? तो वो यंग नर्स भी एंजाइटी के मारे पसीने पसीने हो रही थी। उसने यहाँ जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो इस वजह से इसे खोना नहीं चाहती थी। मैंने उसकी आंखों में नर्स की एंजाइटी देखी और धीरे से कहा, भाई ओके, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी वेन्स बहुत छोटी हैं। अपने छोटे भाई को ऐसा बोलते देख भाई उस यंग नर्स को और कुछ नहीं बोल पाए। नर्स काफी एंशियस थी और वो जितनी नर्वस हो रही थी, सही स्पॉट ढूंढना उतना ही मुश्किल हो रहा था। ये देखकर कि उसने मेरे हाथ पर पहले ही कई बार प्रिक कर दिया था और अब कहीं जगह नहीं बची थी, वो टेंशन के मारे रोने ही वाली थी। अचानक साइड से बाई लुयान की आवाज आई, मुझे करने दो। कई सारी आंखें एक साथ बाई लुयान की तरफ मुड़ गईं। मैंने देखा कि उसने सीरियसली अपने हाथ और नीडल को स्टेरिलाइज करना शुरू कर दिया था। मैंने उसे एक डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखा। लुयान, क्या तुम ये कर सकती हो? अगर तुमसे सच में नहीं हो रहा तो शायद हमें इसे किसी प्रोफेशनल पर ही छोड़ देना चाहिए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने देखा बाई लुयान ने स्किलफुली स्टेरिलाइज नीडल ली। पहले एक पल के लिए मेरे हाथ के अंदर की वेन को ध्यान से देखा और फिर एकदम एक्यूरेटली सुई चुभा दी। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई लुयान पहली ही ट्राई में सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं भी थोड़ा शॉक था। मैं उसे ब्लैंक होकर देखता रहा जब बाई लुयान ने शांति से अपने ग्लव्स उतारे। क्या तुमने पहले मेडिसिन पढ़ी है? तो बाई लुयान ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। तो उसकी टोन एकदम नॉनशालेंट थी। ये काफी सिंपल लग रहा था। उसकी एक बात उस दूसरी नर्स के चेहरे पर सीधा तमाचा थी। जियांग यांग के चेहरे के कोने हल्के से फड़फड़ाए। तो ये सच में एक हम्बल ब्रेक जैसा लग रहा था, पर बाई लुयान के पास ऐसा बोलने का हक था। देखो तो उसने अभी कितनी एक्यूरेसी के साथ सुई चुभाई थी। मैंने एक हाथ से अपने हाथ पर कॉटन बॉल पकड़ी हुई थी और मेरी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उनमें छोटे सितारे भर गए हों। यान, तुम सच में अमेजिंग हो। बाई लुयान धीरे से हंसी और बोली,
मैं बस चाहती थी कि तुम्हें कम से कम बार सुई चुभे। ब्लड ड्रॉ का वो पहला मुश्किल हर्डल पार करने के बाद मैंने सिर हिलाकर इशारा किया कि मुझे दर्द नहीं हुआ। इसके बाद के बाकी टेस्ट काफी स्मूथली निकल गए। अपनी खुद की फैमिली का हॉस्पिटल होने का यही तो फायदा है। तो सारे टेस्ट की सीरीज खत्म होने के बाद सिर्फ 2 ही घंटे बीते थे। मेरी मम्मी और भाई ने टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए हॉस्पिटल में ही रुकने की जिद की, पर जहां तक मेरी बात थी, क्योंकि मेरा ब्लड ड्रॉ होना था, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए बाई लुओ यान मुझे पास के एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में ले गई। मैंने क्यूरियस होकर पूछा, क्या ये प्राइवेट रेस्टोरेंट भी तुम्हारी फैमिली का ही बिजनेस है? तो बाई लुओ यान ने सिर हिलाया और कहा कि ये मेरी फैमिली का है। तो अच्छा, मुझे लगा कि मुझे ये फालतू का सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वेटर लुओ यान को उनके रेगुलर प्राइवेट रूम की तरफ ले गया। जैसे ही हम बैठे, इससे पहले कि मैं मेन्यू भी देख पाती, बाई लुओ यान ने स्किलफुली कई डिशेस ऑर्डर कर दी। तो फिर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उनमें से कई मेरी फेवरेट डिशेस थी। ऑर्डर लेके बाद वेटर वहाँ से चला गया और मैंने अपना सिर घुमाया और बाई लुओ यान की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये सब डिशेस पसंद है? बाई लुओ यान ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर कोई सच में जानना चाहे तो उसे अपने आप पता चल ही जाता है। मैं काफी देर तक हैरान रह गई। तभी अचानक मेरे दिमाग में शेन किया वेई का ख्याल आया। मैं उसे 1 साल से जानती थी, मुझे उसकी सारी पसंद एकदम क्लियर पता थी, पर शेन किया वेई अक्सर भूल जाती थी कि मुझे क्या खाना पसंद है। तो कुछ बार तो शेन किया वेई मुझे बाहर खाने पर भी ले गई थी, तो वो हमेशा वही डिशेस ऑर्डर करती थी जो मुझे सबसे कम पसंद थी। तो उस वक्त मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और उल्टा शेन किया वेई के लिए बहाने बनाने लगी। अब मुझे लगा कि शायद उसका ध्यान नहीं रहता होगा, पर जब मैं उसकी तुलना बाई लुओ यान से करती हूँ तो मुझे फील होता है कि पहले शेन किया वेई के लिए मेरा प्यार वाला चश्मा सच में बहुत ज्यादा डार्क था। इस प्राइवेट रेस्टोरेंट में खाना बहुत जल्दी सर्व हो जाता है, तो मैंने ज्यादा वेट भी नहीं किया और वेटर ने हमारे ऑर्डर किए हुए डिशेस ला दिए। और जब हम खाना खा रहे थे तो बाई लुओ यान का फोन बजने लगा, तो उसने फोन निकाला, देखा और बहुत शांति से जवाब दिया, लुओ यान दीदी, मैंने सुना है कि आप बीजिंग से वापस आ गई हैं। आज रात फ्री हैं? चलिए कहीं बाहर चलते हैं। बाई ने मुझे खाते हुए देखा और कहा, मैं फ्री नहीं हूँ। आप किस चीज में बिजी हैं? मैं अपने फियांसे के साथ हूँ। तो बाई लुओ यान की बात सुनकर मैं इतनी डर गई कि मेरे मुंह का सारा सूप बाहर निकल गया। फोन की दूसरी तरफ भी एकदम सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक औरत की कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी, ओड माय गॉड, आपने मेरे जीजाजी को ढूंढ ही लिया लुओ यान दीदी। क्या जीजाजी अभी आपके साथ ही हैं? अब मना करने की हिम्मत मत करना, मैंने उन्हें सुन लिया है। बाई लुओ यान ने शांति से मुझे एक टिश्यू पकड़ाया। मैंने उसे लिया और अपना मुंह साफ किया, पर मेरा ध्यान अभी भी बाई लुओ यान पर ही था। कुछ दिन पहले ही मैंने उन्हें ढूंढ लिया। लुओ यान दीदी फाइनली अब शादी कर रही हैं। जीजाजी को बाहर लाओ और हमसे मिलवाओ। तो हम सब उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें साथ में हैंग आउट करने के लिए लाओ। नहीं मतलब नहीं, ये बोलने के बाद बाई लुओ यान ने सामने वाले के जवाब का वेट भी नहीं किया, तो उसने बस फोन काट दिया। मैंने हाथ हिलाया और थोड़े शर्माते हुए बाई लुओ यान को देखा। बस अभी गलती से मेरा दम घुट गया था। मुझे पता है बाई लुओ यान को बात में हाँ मिलाते देख उल्टा मुझे ही समझ नहीं आया कि अब क्या बोलूं। अभी फोन पर जो थी, क्या वो तुम्हारी फ्रेंड थी? बचपन की दोस्त है वो तुम्हारी बहन की भी बचपन की दोस्त है। तो उन्होंने तुम्हें बाहर चलने के लिए कहा था, तो क्यों नहीं गई? बाई लुओ यान ने मेरी तरफ ऊपर देखा। उसकी आंखें बहुत जेंटल थीं। मैंने अभी तो कहा मुझे अपने फियांसे के साथ रहना है, तो मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। बाई लुओ यान ने शांति से सिर हिलाया, मिमेक्सियन। फिर बस इसे मेरी तरफ से एक तरफा तुम्हारे साथ चिपकना समझ लो। मुझे लगा जैसे बाई लुओ यान मेरे सामने पूरी तरह पिघल गई है। क्या ये वही कोल्ड और नोबल औरत है जो कुछ दिन पहले पहली मीटिंग में मेबैक की पिछली सीट पर बैठी थी? तो खाने के बाद हम वापस प्राइवेट हॉस्पिटल लौट आए। मम्मी को मेरी फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट भी मिल गई थी। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था, बस थोड़ी एनीमिया और मेलान्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी। उसके अलावा मेरी बॉडी थोड़ी वीक थी, पर कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। और जब मम्मी ने टेस्ट के रिजल्ट्स देखे तो उनके दिल का सारा बोझ उतर गया। उन्होंने भाई को पास बुलाया और प्लान करने लगी कि कैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट मेरी बॉडी बनाने में मदद करेगा। वो जब हम घर पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। दिन भर की थकान के बाद मैं सीधा बेड पर गिरी और अगली सुबह तक चैन की नींद सोई। फुल बॉडी चेक रिजल्ट्स मिलने के दूसरे दिन जियांग फैमिली के प्राइवेट न्यूट्रिशनिस्ट ने एक मील प्लान बनाकर मम्मी जियांग को भेज दिया। उसके साथ ही मेरी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से एक वर्कआउट प्लान भी था। सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ मुझे यकीन था कि मेरी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। ये जानते हुए कि ये सब मेरी फैमिली का मेरे लिए प्यार है, मैंने मना नहीं किया। हर दिन मैं उस एक्सरसाइज और रेस्ट के शेड्यूल को सीरियसली फॉलो करने लगी। अपनी मॉर्निंग रन के पहले दिन मेरी मुलाकात बाई लुओ यान से हुई, जो खुद भी दौड़ने की तैयारी कर रही थी। मेन गेट पर मुझे देखकर बाई लुओ यान बिल्कुल भी हैरान नहीं लगी। चलो साथ चलते हैं। बाई लुओ यान के साथ साथ होने से मुझे फील हुआ कि मॉर्निंग रन आखिर उतनी भी मुश्किल नहीं थी। वो दौड़कर जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, मुझे लिविंग रूम से अपने भाई और बहन की बहस करने की आवाजें आई। तो वे दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि कल सुबह मेरे साथ रनिंग पर कौन जाएगा। तभी पास ही शांति से कॉफी पी रही मम्मी ने एक ही सेंटेंस में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो अगर दोनों भी लुओ यान की तरह जल्दी जाग सको तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
ये सुनकर भाई और बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उनके चेहरों से लग रहा था जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। उन दोनों के अपने अपने करियर हैं, बस आजकल वे थोड़े फ्री थे क्योंकि मैं अभी अभी वापस आया था। तो बाद में जब वे काम पर वापस जाएंगे तो सुबह जल्दी उठना उनके लिए सच में टॉर्चर होगा। इसलिए वे सच में हर दिन जल्दी नहीं उठ सकते। अपने छोटे भाई के साथ दौड़ने की बात तो दूर, बस ये सोचकर कि उनका छोटा भाई कैसा होगा। रोज सुबह भाई यान के साथ प्यार से जॉगिंग करना, उनसे ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर कौन रोज इतना काम करके भी जल्दी सोकर जल्दी उठ सकता है? बाई लुओ यान कर सकती है, जो बहुत देर रात तक काम करने के बाद भी सुबह उठकर कंसिस्टेंटली रनिंग पर जा सकती है। तो शॉर्ट में कहें तो जियांग भाई बहन बस यही कह सकते थे कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते मुझे जियांग फैमिली में आए 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में मैंने जियांग फैमिली की लाइफ में खुद को ढाल लिया था। काफी बड़े थे। न्यूट्रिशनिस्ट का डिजाइन किया हुआ मेन्यू, प्रोफेशनल वर्कआउट प्लान और जियांग फैमिली के टॉनिक्स की वजह से मेरी बॉडी अब पहले से काफी हेल्दी दिखने लगी थी। डाइनिंग टेबल पर पापा ने अनाउंस किया कि अब मुझे ऑफिशियली सबसे इंट्रोड्यूस कराने का टाइम आ गया है। उनके सर्कल में हर कोई जानता था कि जियांग फैमिली का एक सबसे छोटा बेटा था, जो पैदा होने के कुछ ही समय बाद खो गया था। 20 साल से ज्यादा तक जियांग फैमिली ने बहुत पैसा और रिसोर्सेज खर्च किए, पर उन्हें अपना वो खोया हुआ बेटा नहीं मिला। अब जब मैं जियांग फैमिली को मिल गया था तो मेरे पेरेंट्स काफी समय से ये न्यूज पब्लिकली अनाउंस करना चाहते थे। मैंने सिर हिलाया, आप और मम्मी डिसाइड कर लो, मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा। ये सुनकर कि मैं पार्टी रखने के लिए एग्री हो गया हूँ, पूरी फैमिली बहुत खुश थी। तो उनकी आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट और खुशी वाली चमक थी। पार्टी 7 दिन बाद शाम को अजुन हाओ होटल के बैंक्वेट हॉल में फिक्स हुई, जो शहर का सबसे लग्जरी होटल है। और मम्मी और दीदी एक्साइटमेंट में मुझे सूट चूज करने के लिए एक हाई एंड शॉपिंग मॉल ले गई। वहाँ हमारी मुलाकात मेरे हाई स्कूल क्लासमेट अकियान डोडुओस से हुई। क्या यहाँ के सूट जैसी चीजें तुम जैसे गरीब और फक्कड़ अफोर्ड कर सकते हैं? यहाँ का कोई भी रैंडम सूट कम से कम 1 लाख से ऊपर का आता है, तो महंगे वाले तो कई लाख और यहाँ तक कि 10 लाख तक के भी होते हैं। अगर तुमने इसे डैमेज कर दिया तो क्या तुम्हारी औकात है इसे पे करने की? तो मुझे डांटने के बाद भी कियान डोडू का मन नहीं भरा। उसकी नजर सेल्स पर्सन की तरफ मुड़ गई। तो जो आपका स्टोर कस्टमर्स चूज करता है, तो क्या आप पहले उन्हें स्क्रीन नहीं कर सकते? किसी भी ऐरे नत्थु खैरे को अंदर मत आने दिया करो। क्या होगा अगर इन्होंने यहाँ के कपड़े खराब कर दिए? क्या ये हर्जाना भर पाएगा? सेल्स पर्सन वहीं सन्न होकर खड़ा रह गया। उसने और डुओ ने देखा कि मैं और सेल्स पर्सन दोनों साइलेंट हैं, तो उन्हें लगा कि उसकी बातों ने हमें इंटिमिडेट कर दिया है। उसके मन में एक सुपीरियरिटी वाली फीलिंग जाग उठी। उसकी नजर सेल्स पर्सन के हाथ में रखे सूट पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी और वो उसे स्नैच करने के लिए आगे बढ़ा। क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ मैंने भी सूट को कस के पकड़ लिया। तो उसने और डुओ ने मुझे उसके साथ लड़ते देखा, तो उन्होंने उसे स्नैच करने के लिए और भी ज्यादा जोर लगाया। हमारे खड़ा सेल्स पर्सन एकदम टेरर में ये सब देख रहा था। एक रिपिंग साउंड के साथ सूट बीच से बिल्कुल फट गया। विलेंची और डोडुओ ने सबसे पहले टैटल करना शुरू किया। उसने मेरी तरफ इशारा किया और सेल्स पर्सन से कहा कि तुमने ये सब देखा है, इसी ने ये सूट रुइन किया है, इससे इसके पैसे भरवाओ। ये बोलकर वो वहाँ से निकलने ही वाला था, तो मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और ची और डोडुओ की रिस्ट पकड़ ली। हमने साथ में ये सूट रुइन किया है, तो अब यहाँ से जाने की सोचना भी मत। ची और डोडुओ का चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। तो मम्मी और मेरी बहन ने ये बहस सुनी और तुरंत वहाँ पहुँच गए। कियान डोडुओ ने मेरी मम्मी और बहन को ऊपर से नीचे तक देखा और नोटिस किया कि उनके कपड़ों पर कोई ब्रांड लोगो नहीं है, तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत एकदम डिसडेंटफुल हो गए। जियांग चेन, मुझे क्यों नहीं पता था कि तुम्हारी कोई माँ भी है? क्या तुम वो अनाथ नहीं हो जिसे तुम्हारी दादी ने उठाकर पाला पोसा था? ये बॉन्ड डुओ ने एक डिसडेंटफुल लुक दिया और मम्मी जियांग को सिर से पैर तक स्कैन किया। लगता है तुम्हारी सगी माँ भी कोई पुअर घोस्ट है। तो जैसा सोचा था तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच। तो मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। चियान डो के उन शब्दों ने, इन 2 सेंटेंस ने सीधे मेरी बाउंड्री क्रॉस कर दी। एक मेरी दादी थी और दूसरी मेरी सगी माँ। अब मैं झपट्टा मार आगे बढ़ा और चियान डुओ के फेस पर एक पंच मार दिया। चियान डुओ सीधा जमीन पर गिर पड़ा। चियान डुओ होश में आया और मुझे डिसबिलीफ के साथ देखने लगा। जियांग चेन, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसके ऊपर चढ़ गया और पंच जड़ दिए। तो माँ और मेरी बहन मेरे बगल में स्टैंड रह गए। सिक्योरिटी के आने और हमें अलग करने के बाद फाइनली मुझे थोड़ा होश आया। माँ ने मुझे कंफर्ट किया और कहा कि कोई बात नहीं। मेरी बहन आगे बढ़ी और चियान डोडो को एक स्लैप मार दिया। क्या मेरा छोटा भाई कोई ऐसा वैसा है जिसे तुम हाथ लगाओ? चियान डोडो को पहले मैंने मारा था और अब मेरी बहन ने भी उसे मार दिया। तो वो पहले से ही गुस्से से भरा था। उसकी टोन नेचुरली रूड थी। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मारा? मैं हाई स्कूल में उसे हमेशा बुली करता था। उसकी तो चू तक करने की हिम्मत नहीं हुई। कियान डिओडियो को स्कूल में मुझे बुली करने की बात कन्फेस करते देख मैंने मन ही मन उसके लिए अगरबत्ती जला दी। वॉरियर्स में हमेशा कन्फेस करने की हिम्मत होती है। मम्मी और दीदी के एक्सप्रेशंस एकदम ठंडे पड़ गए। तो मेरी दीदी ने बचपन से ही सेल्फ डिफेंस सीखा था और वो आगे बढ़ी और हियन डियो को एक जोरदार किक मारी। हियन डियो सीधा हवा में उड़ता हुआ गया, तो वो दीवार से जोर से टकराया और दर्द के मारे उसका चेहरा बिगड़ गया। दीदी का चेहरा एकदम ठंडा पड़ चुका था। उनके आसपास का ऑरा ऐसा था कि कोई भी जम जाए। तो अब वो वैसी जेंटल और काइंड दीदी नहीं लग रही थी जैसी वो मेरे सामने रहती हैं।
हम हमारे जियांग परिवार से पंगा लेना और इतने स्टूपिड होना कि पता भी न चले किसकी हिम्मत हुई जो मेरी यानी जियांग वानरू के छोटे भाई को बुली करे। कियान ड्योड्यो गाली देने ही वाला था, पर जियांग फैमिली और जियांग वानरू का नाम सुनते ही वो एकदम स्टंड रह गया। उसी पल ब्लैक सूट में कई बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। जियांग वानरू ने एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ जमीन पर पड़े कियान ड्योड्यो की तरफ इशारा किया, इसका मुंह बंद करो और इसे यहाँ से दफा करो। वो बॉडीगार्ड्स ने तुरंत एक्शन लिया और कियान ड्योड्यो का मुंह बंद कर दिया, तो उसकी स्ट्रगल्स को इग्नोर करते हुए वो उसे ले गए। दीदी ने एक लंबी सांस ली, अपना चेहरा घुमाया और उनके एक्सप्रेशंस फिर से एक प्यारी बहन जैसे हो गए। जेंटली बोली, मम्मी, छोटे भाई, मैं जरा कुछ टेक केयर करने जा रही हूँ, बोलकर वो निकल गई। चियान डोडो वाले इंसिडेंट के बाद मम्मी का शॉपिंग का मूड ही खत्म हो गया। वो मुझे जियांग फैमिली से एफिलिएटेड प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई एक मैंडेटरी चेकअप के लिए। तो घर वापस आने पर पापा और भाई को जब ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वो किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, मेरे जियांग खानदान के बेटे को बुली करने की हिम्मत। तभी दीदी वापस आई और पापा के हाथ में एक फोल्डर थमा दिया। मेरा भाई भी क्या है देखने के लिए आगे झुका। बाप बेटे जितना उसे पढ़ रहे थे उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था, तो उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था जो कंट्रोल के बाहर लग रहा था। तो दीदी के चेहरे पर थोड़ी गिल्ट साफ दिख रही थी। आई एम सॉरी। तो मैंने लोगों से तुम्हारे हाई स्कूल वाले मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, तो उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, पर मैं सब समझ गया था। मेरे हाई स्कूल के सारे मैटर्स जियांग फैमिली के सामने एक्सपोज हो चुके थे। अब तो चियान डोडो की पूरी फैमिली चैन से जीने की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। इसी बीच दी ने मुझे एक और फोल्डर पकड़ाया, तो उस फोल्डर को पढ़ने के बाद मैं तो एकदम शॉक हो गया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियान फैमिली ने छुप छुप कर इतने कांड किए होंगे। जियांग जैसी प्रेस्टिजियस फैमिली के सामने चियान फैमिली की औकात बस थोड़े बहुत चिल्लर जितनी ही थी कि पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि चियान फैमिली का सारा पैसा ऐसी घटिया एक्टिविटीज से आता है। चियान फैमिली को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि चियान डुआ की वजह से पूरी फैमिली लपेटे में आ गई है। रात को मुझे सोने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि स्टडी रूम जाकर टाइम पास करने के लिए कोई बुक ढूंढूं। स्टडी और स्काई कॉरिडोर को जोड़ने में वाले दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, बाई लोयान दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैंने जल्दी से हाथ की बुक नीचे रखी और दरवाजा खोला। इससे पहले कि बाई लोयान कुछ बोल पाती, मैंने उसे अपनी स्टडी के अंदर खींच लिया। तो बाहर बहुत ठंड है, तुमने और कपड़े क्यों नहीं पहने? अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो? बाई लोयान ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। क्या तुम मेरे लिए वरीड हो? मैं तुम्हारे लिए वरीड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। वो भी बात नहीं है, खैर तुम समझ गई ना मेरा क्या मतलब है। बाई लोयान ने मेरी हड़बड़ाहट भरी एक्सप्लेनेशन को देखा, उसकी स्माइल और भी बढ़ गई। मैं समझती हूँ कि तुम मेरी हेल्थ को लेकर वरीड हो। उसने एकदम सही बात पकड़ ली और मुझे थोड़ा एम्बेरेस फील हुआ। बाई लोयान, मैं कुछ कहने ही वाला था। अचानक कमरे के बाहर से किसी के जानबूझकर खांसने की आवाज आई। मेरे भाई की आवाज आई। छोटे भाई, क्या तुम अभी तक सोए नहीं? इंस्टिंक्टिवली मैंने अपने दूसरे हाथ से बाई लोयान का मुंह बंद कर दिया। फिर मैंने दरवाजे के बाहर से अपने भाई को आवाज दी। बस मैं सोने ही वाला था। दरवाजे पर खड़े भाई के पास जैसे शब्द ही नहीं बचे थे। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद वो बोले, फिर तू रेस्ट कर, तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है? भाई जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मेरी नजर बाई लोयान की टीजिंग नजरों से मिली कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अभी भी बाई लोयान का मुंह ढका हुआ है। तो मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। उसके लिए सॉरी। क्या तुझे इतना डर लग रहा है कि तेरा भाई मुझे तेरे कमरे में देख लेगा? मुझे वो नर्वस वाली फीलिंग आई जैसे किसी ने मेरी चोरी पकड़ ली हो। बाई लोयान को स्टडी रूम से बाहर पुश कर दिया। तो मैंने दरवाजा बंद किया और तुरंत भागकर अपने कमरे में चला गया। मैं मन ही मन शांति वाला मंत्र जपने लगा। खुद को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्दी सो सकूं। ऊपर मैं जितना सोने की कोशिश कर रहा था उतनी ही नींद उड़ती जा रही थी। तो मैंने करवट बदली तो अपने कमरे की फ्लोर टू सीलिंग विंडो से मुझे सब दिख रहा था। मुझे सामने वाले बाई लोयान का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके कमरे में अब अंधेरा था, पर पास वाले स्टडी रूम की लाइट अभी भी ऑन थी। तो मैंने टाइम चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। रात के 11 बज चुके थे। चुपचाप फिर से उठा, नीचे गया और दबे पांव किचन में घुस गया। तो बाई लोयान कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रही थी। अचानक उसके पीछे वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर घुमाया, तो फिर वो तुरंत खड़ी हुई और दरवाजा खोलने चली गई। तो मेरे हाथ में एक ट्रे थी, उस पर गर्म नूडल्स का एक बाउल था जो अभी अभी बना था। बाई लोयान ने नूडल्स के बाउल की तरफ देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक चमक सी दिखी। क्या तुमने ये जानबूझकर मेरे लिए बनाया है? भले ही एक सवाल था, पर बाई लोयान की टोन बहुत श्योर थी। मैंने नूडल्स का बाउल उसकी डेस्क पर रखा और बाई लोयान को बैठने के लिए खींचा। काम इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे पता नहीं कि ये तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से है या नहीं, तो तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। अगर पसंद ना आए तो मुझे बताना कि क्या खाना है, मैं अगली बार वो बना दूंगा। बाई लोयान ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। तो मैं इतना डर गया कि हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। बाई लोयान ने एक लंबी सांस ली, अपने दिल के इमोशंस को दबाते हुए, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। अभी मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बाउच के बाद बाई लोयान ने अपनी बात जारी रखी। जियांग चेन में बहुत खुश हूँ। मैं एक पल के लिए स्टन रह गया। फिर मुझे फील हुआ कि बाई लोयान का ये पोस्चर थोड़ा एम्बिगुअस है। तो मैंने उसे खुद से थोड़ा दूर किया। तुम्हें जल्दी खाना खा लेना चाहिए, तो मैं वापस सोने जा रहा हूँ। ये कहकर मैंने जल्दी से बाई लोयान के स्टडी रूम का दरवाजा खोला।
मैं लंबे कॉरिडोर से भागते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। बाई लुओ यान मुझे जाते हुए देखती रही। शेन शियोवेई का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने इंस्टिंक्टिवली सोंग जिन नियन का हाथ झटकना चाहा, तभी अचानक जैसे उसे कुछ याद आया और वो रुक गई। ये देखकर सोंग जिन नियन की आंखों में एक स्मग लुक आ गया। वेई वेई, मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि ये जियांग फैमिली की बैंक्वेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उन्होंने कहा है कि हमें इसे सीरियसली लेना होगा। वो मुझे पता है सोंग, जिन नियन ने उसकी चिढ़ देख ली, पर कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप शेन शियोवेई के पीछे पीछे उस कार में बैठ गया जो उन्हें एयरपोर्ट से होटल ले जाने आई थी। जैसे ही वो कार में बैठी, शेन शियोवेई ने मौका पाके अपना हाथ वापस खींच लिया तो उसने अपना सिर घुमाया और कार की खिड़की से बाहर उस अनजान शहर को देखने लगी। शाम को मैं अपने डैड के साथ जुनहाओ होटल गया और होटल लुओ फैमिली की एसेट है। बाई लुओ यान ने मेरे लिए एक लग्जरियस लाउंज तैयार करवाया था और थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड बताने आया कि बैंक्वेट शुरू होने वाला है और डैड मुझे मेरे भाई को बैंक्वेट हॉल की तरफ ले गए। रास्ते में मुझे अचानक अनईजी फील होने लगा और मुझे वॉशरूम जाना था और तो भाई पहले ही बैंक्वेट हॉल चले गए। मैं थोड़ी जल्दी में था, इसलिए मैं लाउंज वापस जाकर वॉशरूम यूज करना सही नहीं समझा। इसके बजाय मैं सीधा कॉरिडोर के एंड वाले वॉशरूम में चला गया। तो अपना काम निपटाने के बाद मैंने बैंक्वेट हॉल जाने का प्लान बनाया। हुआ ये कि जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकला, मेरा सामना एक जान पहचान वाले बंदे से हो गया। तो जब सोंग जिन नियन ने मुझे यहाँ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जियांग चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोंग जिन नियन को पहचानते हुए अपनी थ्योरियां चढ़ाई। ये वही था जो पिछली बार में शेन शियोवेई के साथ प्राइवेट रूम में बैठा था। कि मुझे याद आया कि सोंग जिन नियन शेन शियोवेई को किस तरह देख रहा था। वो बिल्कुल भी प्योर नहीं था, वो पक्का शेन शियोवेई को पसंद करता था। मैंने धीरे से कहा, मुझे जाने दो। तो मैं यहाँ सोंग जिन नियन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। तो मुझे थोड़ा एहसास हो रहा था कि अगर सोंग जिन नियन यहाँ है तो शेन शियोवेई भी पक्का आसपास ही होगी। इतने अच्छे दिन पर मैं इन दोनों मनुष्यों को नहीं देखना चाहता था। ये देखकर कि मैं जाने वाला हूँ, सोंग जिन नियन ने तुरंत मेरा रास्ता रोक लिया। सोंग जिन नियन ने मेरे सूट को पहचान लिया था। ये एक हाई एंड कस्टम मेड डिजाइनर ब्रांड था जो पैसे देकर भी आसानी से नहीं मिलता। सोंग जिन नियन को इंस्टिंक्टिवली यही लगा कि मैंने पक्का किसी अमीर औरत को फंसा लिया है। जियन, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 1 महीना ही बीता है और तूने इतनी शुगर मॉमी भी ढूंढ ली। लगता है तेरी शुगर मॉमी तेरा काफी अच्छा ख्याल रखती है। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि अपनी जुबान संभाल के बात कर। इससे पहले कि मैं हटने के लिए कहता, सोंग जिन नियन ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधा जमीन पर गिर गया। मेरा सफेद सूट तुरंत गंदा हो गया। तो मैंने गुस्से में सोंग जिन नियन को घूरा, पर मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के कचरे की वजह से आज का इवेंट खराब हो। मैंने सोंग जिन नियन के बगल से निकल जाने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने सिर उठाया, मेरा सामना शेन शियोवेई से हुआ जो पता नहीं कब वहां आ गई थी। शेन शियोवेई ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी खुशी थी जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। जियांग चेन, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो मैंने कोल्ड तरीके से अपनी नजरें फेर ली। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो जियांग चेन नहीं हूँ जिसकी आप बात कर रही हैं। इतना कहकर मैं शेन शियोवेई के पास से निकलने ही वाला था कि पर हुआ ये कि जैसे ही हम पास से गुजरे, शेन शियोवेई ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। जियांग चेन, मैं गलती नहीं कर सकती, तो तुम मेरे जियांग चेन हो। शेन शियोवेई का वही पुराना ओवर इमोशनल ड्रामा देखकर मुझे सिर्फ नफरत और घिन महसूस हुई। मैंने झटके से शेन शियोवेई का हाथ छुड़ा लिया। सोंग नियन बस पीछे से मुझे गुस्से में घूरता रह गया। जियांग चेन, तुम्हारी अभी भी वेई वेई को सिड्यूस करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे मार ही डालूंगा। इतना कहकर सोंग जिन नियन मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। मैंने फुर्ती से एक तरफ होकर खुद को बचाया। अगर तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उन्हें डोनेट कर दो। तुम्हारी किस आंख ने मुझे शेन शियोवेई को सिड्यूस करते देखा? अगर तुम्हें वो चाहिए तो ले जाओ उसे। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझसे दूर रहो। मेरी बातें सुनकर शेन शियोवेई भी दंग रह गई। उसने यकीन न कर पाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में ढेरों इमोशंस थे जो बिना बोले ही उमड़ रहे थे। वह जियन, मुझे जियांग चेन मत बुलाओ। शेन शियोवेई, अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अब मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। मेरी आंखों में इतनी नफरत देखकर शेन शियोवेई को बहुत दुख हुआ और उसका शरीर लड़खड़ा गया। वो 2 कदम पीछे हट गई। मैंने शेन शियोवेई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और सोंग जिन नियन की तरह कर गुस्से में बोला, अपनी औरत को ढंग से कंट्रोल में रखो। वैसे भी मैं थुका हुआ माल वापस नहीं चाहता। जब तक सोंग जिन नियन और शेन शियोवेई सन्न थे, मैं शांति से वहां से निकल गया। जैसे ही मैं कोना मुड़ा, मैं सीधा एक वार्म हग जैसे एहसास से टकरा गया। एक जानी पहचानी प्योर खुशबू मुझ तक पहुंची और मैंने अपना सिर झुकाया और बाई लुओ यान की गहरी आंखों से मेरी नजरें मिली। तो बाई यान, तुम यहाँ कैसे? बाई लुओ यान ने नीचे मेरे कपड़ों की तरफ देखा। ये तो गंदा हो गया है। बाई लुओ यान की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी तरफ देखा और मुझे सीधा लाउंज की तरफ ले गई। तो कपड़े गंदे हो गए थे, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय उस शानदार सूट को पहनने के जो मम्मी और दीदी ने मेरे लिए पहले से रेडी रखा था। बाई लुओ यान बाहर वेट कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, बाई लुओ यान की नजरें मुझ पर ही टिक गईं। तो उनके गाल लाल हो गए और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने पहली बार इस तरह के कपड़े पहने थे तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो बाई लुओ यान ने अपना हाथ मेरी बाहों में डाला और हम साथ में लाउंज से बाहर निकले। हम सबकी नजरों के बीच बैंक्वेट हॉल में पहुंचे। सब लोग एक साथ हमें ही देख रहे थे। जिस मोमेंट स्पॉटलाइट्स मुझ पर पड़ी, मैं थोड़ा नर्वस हो गया।
बे लुओयान ने धीरे से कहा, नर्वस मत हो, बस ये सोचो कि ये सब गोभी और सब्जियां हैं। बे लुओयान के इस कंफर्ट ने सच में मेरी नर्वसनेस कम कर दी। तो मेरे आने के साथ ही बैंक्वेट ऑफिशियली शुरू हो गया। बैंक्वेट का पहला डांस बे लुओयान और मैंने साथ में किया। बैंक्वेट हॉल की लाइट्स तुरंत बंद हो गईं। तो सिर्फ एक चमकदार स्पॉटलाइट बीच में बचा रहा। मैंने लुओयान की तरफ जेंटल जेस्चर किया। बे लुओयान ने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी हथेली पर रखा। मैं लुओयान का हाथ घेर लिया, पर असली लीडर तो वही थी जो धीरे धीरे स्पॉटलाइट के नीचे चलती रही। मेलोडियस म्यूजिक बजना शुरू हो गया। बाई लुओयान जैसे पहले कई बार प्रैक्टिस कर चुकी हो, धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मेरा हाथ बाई यान की पतली कमर पे लपेट गया। तो मैं अभी भी दंग था, पर बाई लुओयान ने पहले ही मुझे डांस में ले लिया था। मैं जल्दी से बाई लुओयान की रिदम के साथ सिंक हो गया। हम दोनों ग्रैंड बैंड हॉल के बीच में एलिगेंटली डांस किया। तो थोड़ी देर डांस करने के बाद मैं धीरे धीरे आसपास के गेस्ट को भूल गया। मेरी आंखें सिर्फ बाई लुओयान पर ही टिकी थीं। हम पूरी तरह कोऑर्डिनेटेड रहे। फाइनल मूव भी परफेक्टली खत्म हुआ। फौरन बैंक्वेट हॉल में थंडर्स की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। बाई लुओयान और मैं एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। हम आसपास के गेस्ट को थैंक्स कहने के लिए झुके। तो बैंक्वेट हॉल की लाइट्स फिर से ऑन हो गईं। मेरे पापा ने एमसीएस के हाथ से माइक्रोफोन ले लिया। आज के बैंक्वेट का मकसद सबको हमारे जियांग फैमिली के सबसे छोटे बेटे की रिटर्न की खबर बताना है। जियांग पापा ने मुझको धीरे से देखा तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ा और उसके साइड में खड़ा हो गया। जियांग चेन हमारे जियांग फैमिली का बायोलॉजिकल बेटा है जो पहले लापता था। आज से वो आधिकारिक तौर पर जियांग फैमिली में वापस आ रहा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सभी मौजूद गेस्ट ने तुरंत तालियों से एप्रिसिएशन दिखाया। फिर मेरे पापा ने मुझे बैंकेट के चारों ओर ले गया ताकि कनेक्शन बना सकूं। बाई लुओयान पास आ गई। माफ करना इंटरप्ट करने के लिए चाचा जियांग, क्या मैं एक मोमेंट के लिए जियांग चेन को बोरो कर सकता हूँ? तो मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा। जरूर, तुम ले लो। बाई लुओयान ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रेगिस्तानी एरिया की ओर ले गई। मैंने उसे कृतज्ञता से देखा क्योंकि मैं काफी टाइम से भूखा था कि बाई लुओयान ने कहा कि मैं बैठ जाऊं, जबकि वो मेरे लिए फूड लाने गई। अचानक वो आवाज जो मुझे नफरत थी मेरे कान में सुनाई दी। चेरेन, तेरे और उसकी क्या रिलेशनशिप है? मैंने सिर घुमा ही दिया और वाकई में शेन शियाओवेई दिख गई। क्या इसका तेरे साथ कोई कनेक्शन है? शियाओवेई, तू और मैं अब खत्म। शेन शियाओवेई की आंखें लाल थीं और उसकी नजर में मेरे तरफ एक गहरी भावना थी जो मैं समझ नहीं पाया। जियांग चेन, अगर तू मेरे साथ फिर से रिलेशनशिप मान ले तो मैं तुरंत सॉन्ग जिन नियन के साथ मेरा बच्चा एबॉर्ट कर दूंगी। उसके शब्द सुनते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और ताने वाले लाफ में हंस पड़ा। शेन शियाओवेई, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रीजन है कि मैंने कभी कभी तुम्हें लव किया, अब निकल जा। शेन शियाओवेई की आंखें खाली थी। उसका चेहरा हट से भरा था कि मैं डर रहा था कि जब बाई लुओयान वापस आएगी तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेगी, इसलिए मैंने निकलने की तैयारी कर ली। अचानक शेन शियाओवेई की आवाज मेरे पीछे से सुनाई दी। जियांग चेन, क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारे साथ थी वो वुमन कौन है? वो लुओ परिवार की यंग लेडी है। क्या मैं नाथ हूँ? क्या करूँ? लुओ परिवार की यंग लेडी से शादी करने के लिए मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शेन शियाओवेई शायद नहीं सुनी वो हिस्सा जहां मेरे पापा ने मेरी आइडेंटिटी की घोषणा की थी। देखते ही कि मैं कुछ नहीं बोला। शेन शियाओवेई ने सोचा कि मैंने उसकी बात को दिल से ले लिया है। तुम शेन शियाओवेई क्या कहना चाहती हो? शेन शियाओवेई की आंखों की लाइट और भी ब्राइट होती गई। चेन, बाई लुओयान को छोड़ दो, मेरे पास वापस आओ। ओके, मैं मुड़कर शेन शियाओवेई की आंखों में देखा। मैं और सॉन्ग जिन नियन कौन है? जेन, बेशक तुम ही वो हो जिसे मैं सबसे ज्यादा लव करती हूँ। शेन शियाओवेई, खुद को डिसीव मत करो, तो तुमने शुरू से ही मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया। शेन शियाओवेई की आंखों की लाइट धीरे धीरे फेड हो गई। जियांग चेन, तुम क्या मतलब रखे हो? तो मेरी आवाज कूल थी, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कि तुमने कहा था कि तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो, इसीलिए तुमने मुझे जाना, पर क्या तुम इस रिलेशनशिप को सच्चे दिल से ले रहे थे? और तुम सिर्फ मेरे से अपनी सैक्रिफाइस की उम्मीद रखते हो? सोचते हो कि मेरा हार्श ब्रेकअप तुम्हें धोखा देगा और तुम्हारी असली फीलिंग्स को बैकअप करेगा? ये पर तुम क्या? जितना ज्यादा मैं बोलता रहा, शेन शियाओवेई का चेहरा उतना ही फीका पड़ता गया। और सॉन्ग जिनियन के साथ वो सच में तुम्हें प्यार करता है। जियांग चेन, मैं अभी भी तुम्हें लव करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं चाहती। शेन शियाओवेई, ध्यान से सुन, मैं अब तुम्हें लव नहीं करती और भविष्य में भी नहीं करूंगी। मैं शेन शियाओवेई के करीब कुछ कदम बढ़ाया। मेरी आंखें ठंडी थीं। जब से तुमने मेरे दादी की लाइफ सेविंग पैसे के साथ खिलवाड़ किया, हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं रही। आखिरी रोशनी की चमक भी खत्म हो गई और शेन शियाओवेई की आंखें पूरी तरह से गायब हो गईं। उसके पॉकेट में फोन बजा। वो सॉन्ग जिनियन की कॉल थी और मैं पहले ही निकल चुका था। केक लेकर वापस आती हुई बाई लुओयान की ओर चलते हुए बाई लुओयान ने ऊपर देखा। उसकी नजर चुपचाप उस जगह पर घुमा जहां शेन शियाओवेई अभी अभी खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने स्पष्ट रूप से कहा। मैं खाने की जल्दी में थी, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। कि क्या हम कोई दूसरा स्पॉट ढूंढें? चलो फिर, चलो कहीं और बैठने की जगह ढूंढते हैं। बाई लुओयान ने मुझे देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। तो मिल लिया है ना? केक पकड़े हुए मेरा हाथ रुक गया। फिर मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। हाँ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही थी। तो वो बिना बुलाए आई। तो हमने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। मैंने उसके साथ सब क्लियर कर दिया है। अब बिल्कुल क्लियर कर दिया, वादा है, अब ये आखिरी बार है। अगर मैं उसे सड़क पर भी देखूं तो मैं उसे एक अजनबी की तरह ट्रीट करूंगा।
बढ़िया है। बाई लुओयान हमेशा ऐसी ही रहती थी, ज्यादा झांकती नहीं। वो बहुत टैक्टफुल थी, उसके साथ मैं पूरी तरह रिलैक्स फील करता था। तो बाई लुओयान, तू तो एकदम आउटस्टैंडिंग है। तेरे जैसे लड़के तो काफी होंगे, है ना? क्या तू कभी लव में पड़ी है? जब मैंने ये पूछा तो बाई लुओयान की आंखों में देखना हिम्मत नहीं हुई। बाई लुओयान को पहले लव में रही बताने की बात सुनना और भी डरावना लगा। मैं भी डर रहा था कि वो कहे कि उसके दिल में पहले से ही कोई और है। लंबी चुप्पी के बाद मैं इतना टेंशन में था कि सांस भी ले नहीं पा रहा था। बाई लुओयान फिर भी नहीं बोली, तो मैं खुद को रोक नहीं सका और उसकी तरफ देखता रहा। और फिर बाई लुओयान ने मुझ पर मुस्कुरा दिया। अगर तू मानता है, मैं को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे अपना पहला लव दे दूं। मैं पैनिक में सिर नीचे करके अपनी रिएक्शन छुपाने के लिए केक का एक बाइट ले लिया कि पर मुझे लगा कि मेरा दिल उस केक से भी मीठा है, क्योंकि मैं बाई लुओयांग का पहला पसंदीदा था। दिल की खुशी मेरी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी थी। तो मैंने बाई लुओयांग के साथ रहने के लिए साफ साफ हाँ नहीं कहा और उसने भी इस बात को प्रेशर नहीं किया। हमारे बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, हम बिना कुछ बोले ही एक दूसरे को समझ जाते थे। उस पार्टी के बाद मैंने शेन शियाओवेई को फिर कभी नहीं देखा और न ही सोंग जिन नियन को। जब से हाई सोसाइटी मेरी आइडेंटिटी रिवील हुई है, मुझे बाहर जाने के एंडलेस इनविटेशंस मिल रहे हैं, लेकिन 2 बार बाहर जाने के बाद मेरा और मन नहीं हुआ। पापा, भाई और दीदी काम से घर आए ठीक उसी वक्त जब मैं किचन से बाहर आ रही थी। आप सब वापस आ गए, जल्दी से हाथ धो लो, डिनर रेडी है। और जब डैड ने सुना कि मैंने खुद खाना बनाया है तो वो एकदम ओवर द मून हो गए। सब बैठ गए और टेबल पर सजे उस डिलीशियस खाने को देखने लगे तो उनके चेहरों की स्माइल कम ही नहीं हो रही थी। मैंने फैमिली को उनकी पसंद की डिशेस सर्व की। धीरे धीरे उन्हें फाइनली मेरी इस अनयूजुअल एक्साइटमेंट का एहसास हो गया। मम्मी ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, उनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। लिटिल चेन, क्या तुम्हें हमें कुछ बताना है? जैसे ही मदर जियांग ने ये कहा, बाकी तीनों ने भी अपनी चॉपस्टिक्स रख दी और मुझे क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगे। तो मैं तो हैरान रह गई और धीरे से मैंने भी अपनी चॉपस्टिक्स रख दी।